उस लड़के के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये आदमी भी उतना ही झूठा है जितना वो खुद। जिंदगी के लिए एक स्वाभाविक तड़प में वो लड़का उस आदमी के पैंट को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि आगे से इतना भला नहीं बनेगा। लेकिन उस आदमी ने उसे जवाब दिया, एक बेहद कठोर नजर के साथ, ये लड़की थोड़ी सी अजीब है। इसे लोगों के पासवर्ड लिखना और घर पर उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है। दूसरों की निजी बातों का मजाक उड़ाने में इसे बड़ा मजा आता है। अब इसकी नजर क्लास प्रेसिडेंट पर है। ये सोचती है कि वो नरम दिल वाला सुंदर लेई के क्या राज होंगे। इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ख्याल इसे बर्बाद कर देगा। वो सोचने लगी कि लेई का पासवर्ड कैसे चुराया जाए। अचानक इसे याद आया कि कल इसकी कंप्यूटर क्लास है। उसने एक शानदार आइडिया सोच लिया। अगले दिन तक उसने टीचर को बहला फुसलाकर कंप्यूटर रूम की चाबी ले ली। फिर वो जल्दी से कंप्यूटर रूम पहुंच गई। क्लास शुरू होने में बस 6 मिनट बचे थे। बस अब लेई के कंप्यूटर में वायरस वाली USB डाल दो और हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। लेकिन स्कूल का इंटरनेट स्पीड इतना खराब है कि सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं हुआ। समय देखा तो बस 4 मिनट बचे हैं। कुछ क्लासमेट्स भी जल्दी आ रहे हैं। लड़की घबरा रही है। चलो जल्दी जल्दी करो। शियाओ काओ, तू क्या कर रही है? ये लेई है। वो जल्दी आ गया। उसकी आंखें लाल है जैसे खूनी गुस्सा हो। ये मेरी जगह है, तेरी सीट मेरे बगल में है। शियाओ काओ घबरा गई। लेई धीरे धीरे और करीब आ रहा है। तूने मेरे कंप्यूटर के साथ क्या किया? शियाओ काओ, जो चोर थी, हकलाते हुए बोली, मैं गेम डाउनलोड कर रही हूँ। सच में? मैं देख सकता हूँ कि कौन सा गेम है? लेई और करीब आ रहा है। वो अब कंप्यूटर स्क्रीन देखने वाला है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में अभी भी 5% बाकी है। अगर उसे पता चल गया, शियाओ काओ सोच भी नहीं सकती। लेकिन अचानक लेई अपनी नाक ढक लेता है। उसे फिर से बदबू आ रही है। शियाओ काओ के शरीर से आने वाली बदबू। वो ज्यादा करीब नहीं आना चाहता। लेई ने कहा कि उसने क्लासरूम में कुछ छोड़ दिया है और उसे वापस लेने जाना है। उसने शियाओ काओ से कहा कि गेम जल्दी अनइंस्टॉल कर दे और फिर चला गया। इस वक्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। शियाओ काओ कहती है, हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर एक बीमार सी मुस्कान फैल जाती है। अब मुझे लेई का राज पता चलेगा। क्लास का समय हो गया। शियाओ काओ लेई के कंप्यूटर में झांकती है और देखती है कि लेई ने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया, बल्कि उसने दूसरा अकाउंट टाइप किया है। ये क्या बवाल है? और जैसे ही वो लॉगिन करने वाला होता है, लेई अचानक रुक जाता है। होंठ हिलाते हुए कहता है, ये वाला नहीं, करीब था। शियाओ काओ ये देखती है और सोचती है, तो लेई के 2 अकाउंट है। ये तो मजेदार है। स्कूल के बाद शियाओ काओ इंतजार नहीं कर पाती और घर दौड़ कर जाती है। कंप्यूटर ऑन करती है। वो बेसब्र है। जल्दी से USB डालती है। प्रोग्राम लेई के दोनों अकाउंट्स के सारे पासवर्ड दिखा देता है। शियाओ काओ पहले नए अकाउंट को देखने वाली है। लेई ने ऑनलाइन क्या खरीदा, उसने क्या कमेंट किए। शियाओ काओ बहुत उत्साहित है। वो लॉग खोलती है यहीं से शुरू करने के लिए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है। ये क्या है? एक विकृत लड़की दूसरों की निजता में ताक-झांक करती है। लेकिन गलती से क्लास मॉनिटर का काला राज पता चल जाता है। लड़की बेसब्री से उसका अकाउंट खोलती है। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें सिकुड़ गई। निषिद्ध वीडियोज की एक सीरीज उसकी आंखों के सामने आती है। शियाओ काओ दंग रह जाती है। फिर से बेचना और चुपके से निजी वीडियो बनाना। शियाओ काओ को यकीन नहीं होता। क्या हैकिंग सॉफ्टवेयर ने गलती की? वो धूप में चमकता सुंदर लेई असल में चुपके से बनाए निजी वीडियो ऑनलाइन बेचता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं अकाउंट चोरी तो नहीं हुआ? शियाओ काओ और खोजबीन करती है। लेकिन अचानक उसकी नजर अंधेरी हो जाती है। उसने एक डायरी एंट्री देखी, मेरी डेस्कमेट। क्या ले के डेस्कमेट मैं ही नहीं हूँ? उसने लॉक खोला। उसमें उसके लिए घृणा भरी हुई थी। मेरी डेस्कमेट की बदबू बहुत तेज है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। मैं इसके बगल में बैठता हूँ और ये मुझे मार डालता है। मैं और वीडियो बेचूंगा। मैं अपनी माँ से दूर ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। शियाओ काओ की आंखें तांबे के घंटों जितनी चौड़ी हो जाती है। लेई के लिए क्या मैं बस एक बदबूदार डेस्कमेट हूँ? और फिर उसकी डिओड्रेंट छिड़कने की आदत याद आती है। ये मेरी वजह से है। शियाओ काओ चुप हो जाती है। वो बाथरूम जाती है और पागलों की तरह खुद को साफ करने लगती है। वो अपने हाथ 5 बार धोती है, बाल 3 बार। भले ही वो पूरी तरह भीग कर चूहा बन जाए, उसे परवाह नहीं। अगले दिन लेई अभी भी स्कूल पहुँचते ही उसे नरमी से अभिवादन करता है। धूप में उसे देखते हुए शियाओ काओ मन ही मन सोचती है, काश वो अकाउंट उसका न होता। काश लेई बस एक दयालु और नरम दिल वाला मॉडल स्टूडेंट होता। शियाओ काओ का पेन गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है। उसका दिमाग अभी भी कल्पना कर रहा है कि लेई ने वो लॉग नहीं लिखा। शायद किसी और ने उसका अकाउंट चुरा लिया हो।
तभी उसका एक बाल लेई को छू जाता है। लेई फौरन हट जाता है। शियाओ काओ को नीचे देखते हुए उसे घिन सी महसूस होती है। वो डिओड्रेंट निकालता है और छिड़कने लगता है, लेकिन तभी शियाओ काओ ऊपर देखती है। लेई की घृणा भरी आंखें और डिओड्रेंट उसके सामने आ जाते हैं। उस पल में शियाओ काओ समझ नहीं पाती कि वो नजर सच थी या नहीं। उसे आंखों में डिओड्रेंट छिड़कने पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन लेई की नरम चिंता सुनकर वो सब भूल जाती है। शियाओ काओ पूछती है, लेई आज लंच में क्या है? नरम टोफू सूप का जवाब मिलने के बाद पहली बार उसमें हिम्मत आती है कि वो लेई से पूछे कि क्या वो उसके साथ लंच कर सकती है, लेकिन उसके शब्द सुनते ही लेई चुप हो जाता है। पता नहीं क्योंकि उसकी आंखें अभी रगड़ी गई थी और धुंधली थी। शियाओ काओ को लगता है कि लेई का चेहरा बदल गया। अब वो मुस्कुरा नहीं रहा। जब उसकी आंखें पूरी तरह साफ होती हैं, वो ठिठक जाती है। नरम और सुंदर क्लास प्रेसिडेंट असल में एक ऐसा विकृत इंसान है जो तस्वीरें लेना पसंद करता है। शियाओ काओ को इस खबर पर यकीन नहीं होता, लेकिन अब वो साफ देखती है कि लेई की आंखों में उसके लिए घृणा भरी है। यही है लेई का असली चेहरा। स्कूल के बाद शियाओ काओ गुस्से में घर जाती है। हाँ, वो लेई से बदला लेना चाहती है। शियाओ काओ अपना कंप्यूटर खोलती है और एक नया अकाउंट बनाती है। उसने लेई के सारे गंदे काम, उसका असली पता और नाम लिख डाला और उसे लेई को एक छेड़छाड़ भरे लहजे में भेज दिया। ये करने के बाद शियाओ काओ के चेहरे पर एक बीमार सी मुस्कान फैल गई। अब से तू कभी वैसा नहीं रहेगा। वो बेसब्री से देखना चाहती है कि कल लेई का चेहरा कैसा होगा। अगले दिन क्लासरूम में टीचर रोल कॉल शुरू करता है, लेकिन जब लेई का नाम पुकारा जाता है कोई जवाब नहीं देता। लेई स्कूल नहीं आया। खाली सीट को देखकर शियाओ काओ मन ही मन सोचती है, उसे जरूर झटका लगा होगा। वैसे भी कल तो वो आएगा ही। शियाओ काओ इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन उसके बाद लेई फिर कभी नहीं दिखा। वो पूरी तरह गायब हो गया। लेई के माता पिता स्कूल आए। माँ रोते हुए कहती है, लेई बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी घर से भागेगा नहीं, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। टीचर लेई के माता पिता को सांत्वना देता है और याद दिलाता है कि छात्रों की जिम क्लास खत्म होने वाली है, पहले ऑफिस चले। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, छात्र वापस आ जाते हैं। भीड़ में शियाओ काओ लेई के मम्मी पापा को देखती है। उन्हें देखकर वो अच्छे कपड़े पहने और चमकते हुए दिखते हैं और वो अपने पापा के बारे में सोचती है। कितना फर्क है। लेई के मम्मी पापा शियाओ काओ के पास से गुजरते हैं। शियाओ काओ सूंघती है, उनसे अच्छी खुशबू आती है। दोपहर हो गई। शियाओ काओ दोपहर के खाने की चीजें देखने लगती है। आज डक सूप है। तभी शियाओ काओ 5 तारीख का मेन्यू देखती है। नरम टोफू सूप, यही वो डिश थी जो उस दिन परोसी गई थी जब लेई गायब हुआ था। और अब 12 तारीख है। वो एक हफ्ते से गायब है। घर पहुंचकर शियाओ काओ बिस्तर पर लेटे लेटे सुन पड़ी है। सोचती है कि लेई अब कहाँ होगा। पापा भी कई दिनों से वापस नहीं आए। धीरे धीरे वो सोने लगती है और अब उसके पीछे कोई साया उसके पास आ खड़ा हुआ है। अगले दिन सूरज की किरणें शियाओ काओ के चेहरे पर पड़ रही है। बहुत सुंदर दिन है। जैसे ही शियाओ काओ ये सोच रही है, नहीं, शियाओ काओ को अचानक ख्याल आता है, उसके घर में इतनी धूप नहीं आती। उसने ध्यान से देखा, ये कहाँ है? पूरी तरह अनजान जगह। क्या ये सपना है? जैसे ही शियाओ काओ का दिमाग भटक रहा था, दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा है। उसने सांस रोक ली। दरवाजे में एक गुप्त खिड़की खुली। एक हाथ अंदर आया। फिर एक खाने की प्लेट फर्श पर फेंक दी गई। शियाओ काओ खाने को देखकर हैरान है। उस शख्स के कदमों की आवाज दूर होने का इंतजार करने के बाद शियाओ काओ फौरन दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा नहीं खुलता, यहाँ तक कि दरवाजे का हैंडल भी सील कर दिया गया है। और ये डिनर प्लेट, स्क्विड सूप, क्या ये स्कूल कैंटीन का खाना नहीं है? ये क्या माजरा है? शियाओ काओ जमीन पर लेट गई और अपना चेहरा डिलीवरी स्लॉट में डाल दिया। वो देखना चाहती है कि ये कौन है, लेकिन जब उसने देखा वो दंग रह गई। बाहर पूरी तरह अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। शियाओ काओ, जो पहले सोच रही थी कि ये सपना है, आखिरकार हकीकत समझ गई। वो फंस चुकी है। इस कमरे की हर चीज जमी हुई है। टेबल, कुर्सियां, कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह सब चिपकाए गए हैं। शियाओ काओ बिस्तर पर सिकुड़ी हुई है। उसे डर ने घेर लिया है। आखिर किसने मुझे यहाँ बांधा? क्या मुझे मार डाला जाएगा? ये कहाँ है? आज कौन सा दिन है? जैसे ही शियाओ काओ का दिमाग चक्कर खा रहा था, एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो डेस्क पर रखा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म क्लॉक था। उसी वक्त कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। चालू होने के बाद डेस्कटॉप पर स्कूल कैंटीन का मेन्यू था और माउस ने नोटपैड पर क्लिक किया और धीरे धीरे 2 शब्द उभरे, बैठ जाओ। शियाओ काओ कांप रही थी। क्या ये मुझसे बात कर रहा है? मॉनिटर की तार अगले कमरे तक जाती है। कोई वहाँ से इस कंप्यूटर को चला रहा है। स्क्रीन पर 2 शब्द देखकर शियाओ काओ एक पल के लिए हिचकती है, फिर कांपते हाथों से कंप्यूटर की ओर चलती है।
आखिर ये कौन हो सकता है? क्या ये उसे कोई याद आता है? शियाओ काओ धीरे धीरे नोटपैड पर 5 शब्द टाइप करती है। क्या तुम लियो? अगले कमरे में बैठा शख्स जोर से हंस पड़ता है। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने टाइप करना जारी रखा। हाँ, तुम यहाँ से जैसे चाहो भाग सकती हो, मैं तुम्हारे बगल में रहूंगा, तुम्हें हर कदम पर हौसला दूंगा। इन शब्दों के साथ उसने नोटपैड मिटा दिया। कोई जवाब नहीं। शियाओ काओ के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल बगल में, एक दीवार के ठीक पास, कोई उसे देख रहा है। इस शख्स के लिए वो बस एक बिना सुरक्षा वाला प्रतिद्वंदी है, और उसके शब्द, तुम अपनी पूरी कोशिश करके भाग सकती हो। शियाओ काओ ब्राउजर खोलती है। वो देखना चाहती है कि इस कंप्यूटर में नेटवर्क है या नहीं, और उसे पता चलता है कि वहाँ वाकई में नेटवर्क है। अपहरणकर्ता लापरवाह थे। क्या मैं अपनी लोकेशन ढूंढकर पुलिस को बुला नहीं सकती? जैसे ही शियाओ काओ ने ये सोचा, उसका हाथ अचानक रुक गया। ये शख्स बेवकूफ नहीं है। क्या अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया, क्या वो मुझे जैसे ही सुराग ढूंढूंगी बाहर निकालेगा? लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शियाओ काओ सर्च पर क्लिक करती है। जो भी हो, आखिर उसने ही कहा था कि किसी भी तरह से भागने की कोशिश करो। लेकिन जब लोकेशन सामने आई, वो दंग रह गई। मैं जर्मनी में हूँ। शियाओ काओ फिर से जांच करती है, लेकिन आईपी अब यूके में बदल जाता है, और अगले ही पल ये यूनाइटेड स्टेट्स में। लगता है आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसने फोरम पर पोस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करते ही कंप्यूटर क्रैश हो जाता है। शियाओ काओ निराश हो जाती है। रेलिंग के बाहर की दुनिया को देखकर वो ललचाई नजरों से देखती है। काश मैं यहाँ से कूद पाती। ये सब नकली है ना? भटकी हुई शियाओ काओ को लगने लगा है कि बाहर की इमारतें नकली है। अगर ये सपना नहीं है तो मैं मर जाऊंगी ना। अगर ये सपना नहीं है, रुको। शियाओ काओ को कुछ सूझता है। अगर बाहर का सड़क का दृश्य असली है, वो जल्दी से कंप्यूटर चालू करती है। वो मैप का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन ढूंढने वाली है। वो अपने आसपास की जगह की जांच शुरू करती है। शियाओ काओ लगातार चेक करती है, मुंह से अभी भी शिकायत कर रही है। साफ है कि मैं कुछ घंटे पहले यही थी। अब उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं करती। ये क्या है? कंप्यूटर पर कुछ है। शियाओ काओ एक काला साया देखती है जो करीब आ रहा है। एक आदमी उसे सीधे घूर रहा है। शियाओ काओ ठिठक जाती है। अब उसे समझ आता है, वो आदमी सब कुछ जानता है। मेरे सारे ख्याल उसे पता है। कंप्यूटर पर उस साये का तंज भरा चेहरा जैसे कह रहा हो, अज्ञानी और नीच इंसान, तू मुझसे बच नहीं सकती। देखते हैं कि तू कितनी दयनीय है। मैं खुद तुझे ढूंढने का रास्ता बताता हूँ। शियाओ काओ उसके इशारों का पालन करती है और स्क्रॉल करती रहती है। वो काला साया जैसे खालीपन में बातचीत शुरू करते हैं। शियाओ काओ उससे सवाल करती है, क्या मैं हास्यास्पद हूँ? काला साया कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह देती है। उसके तिरस्कार के साथ कैमरा घूमता घूमता वही पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। शियाओ काओ टूट जाती है। उसके जज्बात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। वो पलटती है, दरवाजे की ओर दौड़ती है और अपनी लंच ट्रे उठाती है। फिर वापस दौड़कर ट्रे को कंप्यूटर पर दे मारती है। ये काफी नहीं है। शियाओ काओ लगातार प्रहार करती रहती है। इस हिंसक तरीके से वो अपने डर और घबराहट को बाहर निकाल रही है। क्या होता है जब तुम्हें लंबे समय तक एक अंधेरी जगह में बंद कर दिया जाए? शियाओ काओ धीरे धीरे बौराने लगी है। वो खिड़की के पास खड़ी है, मुट्ठियां रेलिंग पर मार रही है। उसे परवाह नहीं कि उसका खून बह रहा है। वो बस अब बाहर निकलना चाहती है। आखिरकार वो टूटे हुए कंप्यूटर के टुकड़े उठाती है, रेलिंग को घिसने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, कमरे में एक रहस्यमयी गैस छिड़कने लगी। ये वो रहस्यमयी शख्स है। वो शियाओ काओ को रोकने की कोशिश कर रहा है। बेहोशी से पहले के आखिरी पलों में शियाओ काओ गाली देती है। बेहोश होने के बाद शियाओ काओ का मन स्कूल के मैदान में वापस चला जाता है। क्लासरूम में घुसते ही उसकी मुलाकात लेई से होती है। लेई हमेशा की तरह उसे अभिवादन करता है, अभी भी उतना ही नरम और धूप सा चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही शियाओ काओ जवाब देती है, लेई का लहजा अचानक बदल जाता है। क्या तुझे वो गंदा आधा बेसमेंट पसंद नहीं था जिसमें तू पहले रहती थी क्या? शियाओ काओ अभी जवाब नहीं दे पाती। लेई सीधा उसकी ओर बढ़ता है। उसने अपना डिओड्रेंट निकाला और कहा, क्या तुझे धूप में रहना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसी की निजता में ताकझांक कर रही है या उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ऐसे लेई को देखकर शियाओ काओ एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाती। लेई उसका तंज कसना जारी रखता है। क्या तुझे बदबूदार पापा भी पसंद नहीं? डिओड्रेंट शियाओ काओ के चेहरे पर छिड़क दिया जाता है। पानी की बूंदों में लेई का चेहरा दिखता है। ये नहीं बदलेगा, सब एक जैसा है। अगला अलार्म बजता है। शियाओ काओ सुन्न होकर जागती है। डेस्क पर रखा कंप्यूटर भी ठीक हो चुका है। वही परिचित शब्द, बैठ जाओ। दरवाजे पर खाना भी है। भले ही सब कुछ बदल गया हो, लेकिन फिर वही सुबह आ गई।
लेकिन शियाओ काओ में अब कोई जोश नहीं बचा। उसे लगता है कि वो कभी भाग नहीं पाएगी, तो फिर उस शक से उलझने का क्या फायदा। वैसे भी बाहर मैं क्या करूंगी, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बाहर जाती भी नहीं, और यहाँ मैं पापा की बदबू से आजाद हूँ। खाना और छत भी है। वो आंखें बंद करती है और फिर से सो जाती है। और इस वक्त स्कूल में शियाओ काओ के सामने वाली लड़की आज अपनी भाषा की किताब भूल गई। टीचर की डांट से डरकर वो गायब सहपाठी की किताब इस्तेमाल करने की सोचती है, और उसकी सहपाठी ने कहा लेई और शियाओ काओ असल में एक साथ गायब हुए। उनके बीच कोई राज तो नहीं। उन्होंने ये कहते ही पछतावा किया। लेई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये शर्मनाक है। डेस्कमेट ने पूछा, तुम किसकी किताब यूज कर रही हो? शियाओ काओ की। ये सुनते ही लड़की का चेहरा बदल गया। अरे भला उसकी किताब कौन यूज करेगा? लेई की। बिल्कुल। क्लासरूम के बाहर क्लास टीचर शियाओ काओ के पापा को फोन कर रही है। वो 2 दिन से फोन कर रही है। शियाओ काओ के पापा ने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर फोन लग गया। हेलो, कौन है? शियाओ काओ 2 दिन से स्कूल नहीं आई। मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे। और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सिगरेट पीते हुए सुन रहे थे। क्लास टीचर ने आगे कहा कि अनुपस्थिति आपकी बेटी के भविष्य की पढ़ाई को प्रभावित करेगी। शियाओ काओ ऐसी बच्ची नहीं लगती जो स्कूल मिस करे। पिता ने उसकी बात पूरी होने से पहले टोक दिया। उसने धुआं छोड़ा। इस ठंडे लहजे को सुनकर क्लास टीचर एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा कि वो बस जानना चाहती थी कि शियाओ काओ के साथ कुछ हुआ है या नहीं, और तभी पिता की सिगरेट खत्म हो गई। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, शियाओ काओ बस बीमार है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी मैं उसे स्कूल भेज दूंगा। वापस शियाओ काओ के पास। वो अभी अभी उठी है। एक दिन की नींद के बाद उसे बस कमर में दर्द महसूस हो रहा है और थोड़ी बोरियत भी। वो सोचने लगती है कि वो यहाँ क्यों है, मैंने क्या गलत किया, और क्या सुबह का वो सपना कुछ संकेत दे रहा था। रुको, शियाओ काओ को अचानक वो निजी मैसेज याद आता है जो उसने लेई को भेजा था। क्या इसके कारण हुआ? वो जल्दी से कंप्यूटर की ओर दौड़ती है। चलो पक्का करते हैं। वो फिर से अकाउंट में लॉगिन करती है। निश्चित रूप से एक अनपढ़ निजी मैसेज था। उसे खोलती है। उसमें एक लाइन है, तुम्हें पता करना होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है। शियाओ काओ रुक जाती है। क्या ये लेई है? क्यों? उस निजी मैसेज की वजह से? शियाओ काओ जोर से हंस पड़ती है। तुमने गलत किया तो मेरा क्या? सही बात है। शियाओ काओ को अपने किए पर जरा भी बुरा नहीं लगता। वो लेई के लॉग पर क्लिक करती है। क्या तुम्हें इतना डर है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा देख लूं? क्या तुम सोचते हो कि तुमने जो किया उसे मुझे बंद करके मिटा दोगे? लेकिन फिर खुला हुआ लॉग खाली था। कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया। लेकिन शियाओ काओ हैरान नहीं थी। उसे इसका अंदाजा था। इंटरनेट पर कुछ भी करने से निशान जरूर छूटता है। उसने एडिट खोला। शियाओ काओ को ड्राफ्ट मिलता है। उसमें 17 प्रविष्टियां हैं। उसी पल दूसरी तरफ से उसे देख रहे रहस्यमय आदमी ने शियाओ काओ की हरकत देखी और आह भरी। अच्छा हुआ मैं इसे साथ लाया। और ब्राउजिंग हिस्ट्री लेई की स्क्रिप्ट से भरी पड़ी है। उनमें से एक ने शियाओ काओ का ध्यान खींचा। माता पिता बनने की योग्यता। एक दुखी परिवार बच्चे को कितना प्रभावित करता है। वो धूप सा चमकता अच्छे नंबरों वाला लड़का बनने से लेकर एक विकृत इंसान बन गया जो दूसरों की निजता चुराता है। ये सब लेई की माँ के सूक्ष्म प्रभाव की वजह से है। शियाओ काओ लेई की पांडुलिपि खोलती है और माता पिता की योग्यता नाम का संदेश ढूंढती है। उसमें 2 वाक्य लिखे थे। अगर तुम योग्य माता पिता बनना चाहते हो तो रोना नहीं चाहिए और जल्दी घर लौटना चाहिए। लेई के पिता ने बचपन में उसके साथ धोखा किया था। वो अक्सर देर से आता था, कभी कभी तो घर ही नहीं लौटता था, और उसकी माँ हर दिन आंसुओं में डूबी रहती थी। लेई को उसकी माँ के लगातार रोने और पिता के खिलाफ गालियों ने सताया। ये उसके लिए एक व्याकुलता और बोझ था। फिर लेई ने जानबूझकर एक टेस्ट में 51 नंबर लाए, क्योंकि उस दिन स्कूल जाते वक्त उसने अपने पिता की गाड़ी देखी थी। पिता ने अपनी गाड़ी पार की और चले गए, और गाड़ी में एक औरत थी जो अपना मेकअप ठीक कर रही थी। इसलिए उसे पता था कि अगर वो आज परीक्षा में 100 नंबर भी लाए तो उसकी माँ खुश नहीं होगी। ये लेई के बचपन की कहानी है। शियाओ काओ इसे पढ़ती है और उस लड़के को पागल कहकर कोसती है, लेकिन उसके होंठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। वो जोर से हंस पड़ती है। तो लेई का परिवार टूटा हुआ है। शियाओ काओ को लेई पर जरा भी दया नहीं आती। उसे अभी भी ये मजेदार लगता है। वो सोचती है कि अगर लेई उसके घर में होता तो हर दिन रोता। हाँ, और भी मजेदार, शियाओ काओ सोचती है, ऐसा लगता है कि लेई का राज सिर्फ उसे पता है। ये कितना शानदार है। इस पल में शियाओ काओ की दूसरों की निजता का मजाक उड़ाने की आदत बहुत हद तक तृप्त हो जाती है। वो और पढ़ने का इरादा करती है। वो लेई के सारे राज जानना चाहती है। लेकिन तभी अलार्म बजता है। 5 बज गए।
शियाओ काओ का कंप्यूटर उसके काबू से बाहर हो जाता है। नियंत्रण फिर से उस काले आदमी के हाथों में चला जाता है। वो इंटरफेस मिटाता है और नोटपैड खोलता है। धीरे धीरे उसने एक शब्द टाइप किया, खाओ। शियाओ काओ ठिठक जाती है। इस हालत में अब कौन खा सकता है? ये विकृत आदमी फिर से मुझे तंग कर रहा है। शियाओ काओ कंप्यूटर से सीधे जवाब देती है, तुम ले हो ना? और बाहर बैठा काला आदमी बस हल्का सा मुस्कुराता है। वो शियाओ काओ से उलझता नहीं और इसके बजाय इमोटिकॉन्स भेजता रहता है। वो इमोटिकॉन मुस्कान शियाओ काओ को दिन में मैप वाले उस शख्स की याद दिलाती है। धत तेरे की। शियाओ काओ उस पागल को गाली देती है। वो फिर से कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ने की सोचती है, लेकिन तभी कंप्यूटर पर एक वाक्य उभरता है, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताता हूँ। वापस शियाओ काओ के पिता की तरफ। वो शियाओ काओ के कमरे में है। वो पहले से ही कबाड़ से भरा हुआ है। वहाँ अभी भी शियाओ काओ की जिंदगी के निशान है, लेकिन पिता शियाओ काओ का जिक्र नहीं करता, बल्कि बेवजह कहता है, सड़ी हुई बदबू, पुलिस को बुलाने की जरूरत तो नहीं ना। और फिर वो बस पलटकर चला जाता है। एक हाई स्कूल लड़की का रहस्यमय आदमी ने अपहरण कर लिया, लेकिन किसी को पता नहीं, यहाँ तक कि उसके अपने पिता को भी परवाह नहीं। अब लड़की को अकेले ही भागना होगा। कहा जाता है कि इंसान दूसरों के व्यवहार के आधार पर उनके इरादे मान लेता है। रहस्यमय आदमी ने शियाओ काओ से कहा, मैं तुम्हें इतना क्यों बताऊं? खाने का वक्त है। वो रास्ता जो तुम ढूंढ रही हो और मेरी मुस्कान वगैरह, ये आसान है क्योंकि ये छिपे हुए सुराग है। उसके मतलब को समझकर शियाओ काओ ने अपनी पिछली ब्राउजिंग हिस्ट्री देखनी शुरू की। वो ये देखकर हैरान रह गई। दिन में मैप पर दिखा रहस्यमय आदमी, हर बार जब वो मुस्कुराता था वो अपनी उंगली कहीं इशारा करता था, और जिन जगहों की तरफ वो इशारा करता था उनमें एक बात कॉमन थी, उनमें सब में नंबर थे। शियाओ काओ उन नंबरों को इकट्ठा करती है। आखिरकार वो एक वेबसाइट बन जाती है। जिज्ञासा ने उसे वो साइट सर्च करने के लिए उकसाया। जो इंटरफेस खुला वो उसे बहुत परिचित लगा। क्या ये मेरे फोन का अनलॉक स्क्रीन नहीं है? सच में? यकीन न करते हुए शियाओ काओ अपने अनलॉक कोड डालने की कोशिश करती है। वो सचमुच खुल गया। परिचित वॉलपेपर को देखकर ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई मेरा फोन है? शियाओ काओ के झटके में बाहर हालांकि रहस्यमय आदमी रिलैक्स हो जाता है। उसने हैकिंग सॉफ्टवेयर से शियाओ काओ का अभी डाला हुआ फोन कोड चुरा लिया और बुदबुदाया, कितना आसान है। पासवर्ड हासिल करने के बाद रहस्यमय आदमी ने शियाओ काओ का कंप्यूटर फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया। नोटपैड फिर से खोला। उसने शियाओ काओ को एक नया आदेश दिया, डिनर का वक्त है। शियाओ काओ ने रहस्यमय आदमी के मम्मी पापा को गाली दी। धत, ये शख्स हमेशा डिनर की बात क्यों करता है? रहस्यमय आदमी को फिर से इमोटिकॉन्स इस्तेमाल करते देख शियाओ काओ उसे सीधे टेलीग्राम भेजती है, लेकिन उस रहस्यमय आदमी के अभी दिए सारे संकेतों को याद करके शियाओ काओ को ख्याल आता है, वो रहस्यमय आदमी बार बार खाने की बात पर जोर दे रहा है। क्या खाने में कोई सुराग है? शियाओ काओ प्लेट के पास आती है। वो परिचित खाने को देखती है। क्या मुझे सचमुच इसे खाना होगा? बहरहाल शियाओ काओ बस एक पल हिचकती है और फिर चम्मच उठाकर खाने लगती है। ज्यादा से ज्यादा बस फूड पॉइजनिंग होगी। दूसरी तरफ काला आदमी अभी शियाओ काओ के मेमो को पलट रहा है। उसमें शियाओ काओ के सारे संसाधन दर्ज है, और जिसने रहस्यमय आदमी का ध्यान खींचा वो था लेई का पासवर्ड। रहस्यमय आदमी ने अंधेरे में कहा, मिल गया, इसे वाकई पता है। तभी रहस्यमय आदमी का फोन बजा। एक टेक्स्ट मैसेज है जिसमें उसे कॉल लेने को कहा गया है। ये जरूरी है। रहस्यमय आदमी पलटकर मॉनिटर पर शियाओ काओ को देखता है। वो उसका खाना खत्म होने का इंतजार करने वाला था। अब लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। रहस्यमय आदमी उठा और वहाँ से चला गया, लेकिन बाहर जाने की बजाय वो शियाओ काओ की दिशा में बढ़ रहा है। उसी वक्त शियाओ काओ, जिसने खाना खत्म किया, उसे भी कुछ समझ आता है और महसूस किया कि प्लेट के तल में कुछ लिखा है। नजदीक से देखने पर उसे पता चला कि ये एक वाक्य है, आज तुम मुझे देख सकते हो। और तभी दरवाजा खुलता है। ये वो रहस्यमय आदमी है। वो पूरी तरह गैस मास्क में लिपटा हुआ है। शियाओ काओ उसे देखकर कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वो एक डिओड्रेंट निकालता है और शियाओ काओ के चेहरे पर छिड़क देता है। एक झटके में ये दृश्य शियाओ काओ को लेई की याद दिलाता है। फिर वो ढह जाती है। रहस्यमय आदमी की बोतल में LSD भरा हुआ था। शियाओ काओ को बेहोश करने के बाद वो उसे बिस्तर पर फेंक देता है। वो बस अपनी डिनर प्लेट उठाता है और चला जाता है। उसे उस फोन कॉल की वजह से बाहर जाना था। कोने से गुजरते हुए रहस्यमय आदमी अपनी डिनर प्लेट कूड़ेदान में फेंक देता है। साथ ही वो अपना मास्क उतार कर भी फेंक देता है। निपटान के बाद रहस्यमय आदमी दरवाजे की ओर बढ़ता है, फोन पर बात करते हुए। जब वो बाहर निकलता है, बाहर गोधूली बेला है और तभी उसे दिखता है कि वो कहाँ है। ये एक रिहायशी इमारत है।
रहस्यमयी आदमी स्टेशन तक पहुंचता है। उसके हाथ में फोन लगातार बज रहा है। दूसरी तरफ वाला अभी तक उठा नहीं रहा। तभी स्टेशन पर एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो रहस्यमयी आदमी को पहचानता है और वो उसे सीधे घूरने लगता है। अगले ही पल वो हैरानी से चिल्लाता है, भैया। रहस्यमयी आदमी ये सुनकर एक पल के लिए ठिठक जाता है। वो बच्चे की तरफ देखता है। बच्चे के आसपास ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। उसकी नजर से बच्चे का सिर सुन पड़ जाता है। बच्चा तुरंत सिर घुमाकर कहता है, माफ करें, मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। मेरे भैया ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे, तो मुझे लगा आप वही है। रहस्यमयी आदमी छोटे बच्चे को सीधे देखता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कॉल कनेक्ट हो जाता है। रहस्यमयी आदमी फिर फोन पर दूसरी तरफ वाले से बात करने लगता है। बातचीत के दौरान उस शख्स ने किसी लाश का जिक्र किया और रहस्यमयी आदमी कहता है कि उसे पता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फोन काटने के बाद वो बस लेता है और उस इलाके से चला जाता है और जाने की दिशा एक जगह है जिसे जी माउंटेन कहते हैं। वापस शियाओकाओ के पास वो अभी अभी जागी है। बाहर की धूप को देखकर वो रहस्यमयी आदमी के व्यवहार को याद करने लगती है। वो परिचित डिओड्रेंट और ये कि उसकी हरकतें और अंदाज बिल्कुल लेई जैसे हैं। यहाँ तक कि वो निजी मैसेज, वेबसाइट पते सब एक संदेश व्यक्त करते हैं। रहस्यमयी आदमी लेई है, लेकिन शियाओकाओ को कुछ गलत लग रहा था। जैसे ही वो सोच रही थी, उसे एक खट्टी बदबू महसूस हुई। ये बालों की गंध थी। शियाओकाओ को याद आता है कि उसने कई दिनों से बाल नहीं धोए। एक युवा लड़की का रहस्यमयी आदमी ने अपहरण कर लिया, लेकिन उसे उस आदमी के मास्क पर अपने पिता की गंध मिली। शियाओकाओ अपने बाल धोते हुए रहस्यमयी आदमी की गंध को याद करती है। ये वो गंध है जो शियाओकाओ बहुत अच्छे से जानती है। ये डिओड्रेंट की फूलों वाली खुशबू नहीं, बल्कि उसके पापा के शरीर की तीखी गंध है। इसने शियाओकाओ को बहुत हैरान किया। क्यों उस रहस्यमयी आदमी से पापा जैसी गंध क्यों आ रही है? ये जगह आखिर है कहाँ और मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? ये वो चीजें हैं जो शियाओकाओ जानना चाहती है। वो जांच करना चाहती है। तभी अलार्म बजता है। रोज के कंप्यूटर सेशन का वक्त हो गया। शियाओकाओ कंप्यूटर के पास आती है। जब भी उसे कुछ जानना होता है, वो इस तरह कंप्यूटर खोलती है। चाहे दोस्त हो या दुनिया, सब कुछ कंप्यूटर के जरिए ही पता चलता है। शियाओकाओ कंप्यूटर चालू करती है। लेई के ड्राफ्ट लॉग्स सब मिटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि वेबसाइट भी डिस्कनेक्ट कर दी गई है। उस शख्स ने लेई के सारे सबूत मिटा दिए और मेरे फोन के साथ छेड़छाड़ की। शियाओकाओ सोचती है कि वो मुझसे क्या चाहता है। अचानक उसे एक झटका सा लगता है। ये लेई का अनलॉक कोड है। शियाओकाओ खींच के साथ प्रतिक्रिया देती है। उसने मेरे फोन की सारी चीजें देख ली होंगी। उसने सब डिलीट तो नहीं कर दिया ना? यही वो चीजें हैं जो मैं हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो फिर शांत हो जाती है। वो अब यहाँ कैद है। वो चीजें काम नहीं करेंगी। वो लेई की जांच जारी रखने वाली है। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। शियाओकाओ फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे लेई का अकाउंट सर्च करती है, लेकिन जो स्क्रीन सामने आती है वो उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़वा देती है। किम हैना का ऐसे अकाउंट क्या है? रहस्यमयी आदमी उसी तरह सवाल पूछ रहा है और शियाओकाओ को ललचा रहा है जैसे पहले करता था। शियाओकाओ हैरान है। वो ये क्यों पूछेगा? क्या वो जानना चाहता है कि मुझे वाकई क्या पता है? ये सोचकर वो शैतानी मुस्कान देती है। तो फिर जाकर देख ले। शियाओकाओ को वाकई किम हैना का एसएस अकाउंट पता है। उसके अकाउंट को जानने के बाद शियाओकाओ ने भी पढ़ा था कि उसने क्या पोस्ट किया है, लेकिन वो अभी इसे जाहिर नहीं करेगी। शियाओकाओ पब्लिक फोरम खोलती है। उसे एक आइडिया आता है। क्या हो अगर असल में सब कुछ मैंने ही जांचा था? लेकिन ये ख्याल जैसे ही आया वो टूट गया। उसने फोरम पर एक पोस्ट देखी। जी माउंटेन पर एक त्रासदी हुई है। फॉलोअर्स कहते हैं उनकी क्लास के 2 और छात्र गायब है। ये वाकई डरावना है। शियाओकाओ ठिठक जाती है। जी माउंटेन? क्या ये मेरे मोहल्ले के पीछे की पहाड़ी नहीं है? वो क्लिक करके देखती है, लेकिन उसे जो दिखता है वो उसे झकझोर देता है। ये उसके पापा है। उसके घर के पीछे की पहाड़ी पर एक कत्ल हुआ है। एक युवा लड़की एक सुराग की जांच करती है, लेकिन उसे अपने पापा की तस्वीर मिलती है। शियाओकाओ न्यूज कास्ट चालू करती है और देखती है कि एक रिपोर्टर मौके पर उसके पापा का इंटरव्यू ले रहा है। उनसे पूछ रहा है कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध इंसान देखा वगैरह। शियाओकाओ हैरान है। पापा का जवाब बहुत मतलबी है। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ हर जगह संदिग्ध लोग हैं। शियाओकाओ स्क्रीन की तस्वीर देखती है और सोचती है, क्या यही वो चीज है जो रहस्यमयी आदमी मुझे दिखाना चाहता था? इसका मतलब क्या लेई का हाथ पापा तक पहुँच गया है? लेकिन अगले ही पल शियाओकाओ सिर झुका लेती है और उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा है तो रहस्यमयी आदमी का प्लान गड़बड़ हो गया। उसके पापा के साथ जो भी हो, शियाओकाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि उसे पॉकेट मनी देने वाला कोई नहीं होगा।
शियाओ काओ के परिवार में प्यार की कमी ही उसकी ऐसी हालत की बड़ी वजह है। उसका अपने पापा के साथ कोई बाप बेटी का रिश्ता नहीं है। उनका रिश्ता सिर्फ तब था जब वो बहुत छोटी थी। यहाँ तक कि पापा की नौकरी भी शियाओ काओ ने उनके कपड़ों को देखकर अनुमान लगाया था। उसे तो ये भी नहीं पता कि पापा की उम्र कितनी है। शियाओ काओ को बस इतना पता है, पापा के 2 दोस्त हैं, 1 और 2। शियाओ काओ के बचपन में उसके पिता ने उसे नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि जब शियाओ काओ जोर जोर से रो रही थी, वो बस खाना खाते रहे। और जब शियाओ काओ ने देखा कि पापा उसका ध्यान नहीं दे रहे, वो जानबूझकर और जोर से रोने लगती थी। तीखी चीख से पापा को गुस्सा आता है। वो अपनी जेब से सेल फोन निकालते हैं, चॉपस्टिक से उस पर कुछ बार टैप करते हैं। शियाओ काओ को दिखाते हैं कि वो इसके साथ आकर खेल सकती है। शियाओ काओ तुरंत दौड़कर फोन छीन लेती है और उससे खेलने लगती है। लेकिन पापा का चेहरा अंधेरा पड़ जाता है, क्योंकि शियाओ काओ ने असल में उनकी कॉल लॉग खोल ली। ऊपर दोस्त 1 और दोस्त 2 के साथ कॉल लॉग्स देखकर नन्ही शियाओ काओ सोच रही थी, इस तरह का इंसान भी दोस्त रखता है। अगले ही पल पापा ने फोन छीन लिया। वो लाल आंखों के साथ शियाओ काओ से कहते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स ऐसी चीजें नहीं है जो तू बस देख ले। हालांकि ये सिर्फ एक चेतावनी थी, लेकिन ये पहली बार था जब पापा ने शियाओ काओ से बात की, इसलिए वो खुश थी। लेकिन फिर कुछ और है जो शियाओ काओ को बहुत अच्छे से याद है। वो एक तूफानी रात थी। शियाओ काओ पापा का मोबाइल फोन लेने के लिए रो रही है, लेकिन उस दिन पापा उसके लिए अजनबी थे। पापा ने जब वापस आकर जूते उतारे तो उनसे लाल पानी टपक रहा था, और जो कपड़े वो पहने थे उनके सिर से भी लाल पानी बह रहा था। पापा की आंखें खूनी गुस्से से भरी थी, जैसे वो अभी अभी किसी भयानक चीज से लौटे हों। उसी पल बिजली की चमक ने उनके बेरहम चेहरे को और भी खतरनाक बना दिया। नन्ही शियाओ काओ ये देखकर रोने लगती है, लेकिन उनके पिता ने ऐसे जुतारा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो फ्रिज खोलते हैं, अपनी डिनर की प्लेट निकालते हैं और खाने लगते हैं। देखते हैं कि शियाओ काओ अभी भी रो रही है। वो अपना सेल फोन निकालते हैं और चॉपस्टिक से टैप करते हैं। शियाओ काओ को इशारा करते हैं कि वो आकर फोन से खेले। शियाओ काओ को फोन मिलता है और वो जानबूझकर पापा के कॉल लॉग्स देखने जाती है। पापा की सबसे हाल की कॉल दोस्त 1 के साथ थी। शियाओ काओ फोन पकड़े कुछ पूछने वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड फोन उससे छीन लिया गया। पिता ने अपने राज छिपाने के लिए फोन को शीशे पर जोर से दे मारा। शीशे में धन से फोन को देखकर शियाओ काओ ठिठक गई। यही उसका बचपन था। ये इंसान आखिर कैसा इंसान है, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता। और अभी जो उन्होंने किया, पापा शांति से खाना खाते रहे। टूटा हुआ शीशा पापा की तस्वीर को दर्शाता है, जैसे कि संकेत हो, जैसे कि पापा का अतीत टूटा हुआ हो। अब वर्तमान में वापस पापा एक क्लासिकल म्यूजिक चैनल सुन रहे हैं। उन्हें सिगरेट जलाना और नरम संगीत के साथ रिलैक्स करना पसंद है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। उन्हें चैनल में एक अलग आवाज सुनाई देती है। ये एक डॉक्टर की ऑनलाइन सलाह थी। डॉक्टर शब्द सुनते ही पापा का चेहरा बदल जाता है। वो इस पेशे के प्रति बहुत संवेदनशील लगते हैं। इस वक्त यहाँ कुछ खास दवाएं हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंटीसेप्टिक्स, और खून से सने तरह तरह के औजार, प्लायर्स, हथौड़े, चाकू, दस्ताने वगैरह। पापा का मुंह धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगता है। सारी इंद्रियां सुन पड़ जाती है। कैमरा पीछे हटता है। तब पता चलता है कि पापा इस वक्त घर पर नहीं है, बल्कि वो पहाड़ों में एक छोटे से लोहे के कमरे में है, एक दूरस्थ जगह। खून से चिपके औजार और दवाएं कुछ भी नहीं बताता कि पापा ने अभी क्या किया। संगीत सुनने के बाद पापा उठते हैं और वर्क बेंच पर जाकर अपने औजार पैक करने लगते हैं। सब कुछ बैग में डालकर ले जाया जाता है। खून को एंटीसेप्टिक वाइप से साफ कर दिया जाता है। अब उनके जाने का वक्त है। जी माउंटेन का कबाड़ खाना। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। ये कत्ल का मामला है। केस का इंचार्ज ऑफिसर मौके पर पहुंचा है। वो बॉडी पार्ट्स के बैग को देख रहा है। पहली बार लाश देखना कितना असहज होगा। ये छोटा सा कॉप अभी उल्टी कर देता है। ये टुकड़े टुकड़े की गई लाशों का रहस्यमयी मामला है। कातिल ने शिकार के शरीर को काटकर कंस्ट्रक्शन साइट के कबाड़ में फेंक दिया। साइट पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तलाशी मुश्किल होगी। इस केस का इंचार्ज ऑफिसर ने अपने मातहतों को लाश को ऑटोप्सी के लिए भेजने के बाद कहा। हालांकि इन दिनों खबरों में ये कम ही आता है, लेकिन सच ये है कि कत्ल अभी भी हो रहे हैं। बस इसे सीरियल किलर बनने से पहले पकड़ लिया गया। इस युग में पुलिस के पास वैज्ञानिक जांच, सर्विलांस, कार रिकॉर्डर वगैरह है। कातिल के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। इतना सब बोलने के बाद ऑफिसर ने अपने मातहत को एक सर्विलांस कैमरे की ओर देखने को कहा। उसे हाल ही में एक एहसास हो रहा है, जैसे कि मशीन और इंसान दोनों मिलकर किसी को हर वक्त देख रहे हों। शियाओ काओ की तरफ। वो उस अंधेरे कमरे में 10 दिन से है। सर्विलांस के मुताबिक उसने पिछले कुछ दिन खाने
सोने और फिर खाने में बिताए। बाकी दिन वो कंप्यूटर से बातचीत में बिताती है। अब तक शियाओ काओ खुद से ज्यादा बात करने लगी है। पागलपन से शिकायत करती है कि यहाँ का खाना वाकई बहुत खराब है, लेकिन वो फिर भी उसे खत्म करती है। वो देखना चाहती है कि रहस्यमयी आदमी ने प्लेट के तल में कोई और सुराग छोड़ा है या नहीं। लेकिन यहाँ अजीब बात है, उस रहस्यमयी आदमी से मुलाकात के बाद से उसने कोई मैसेज नहीं देखा। लेकिन दिन वैसे ही चलते रहे। हर दिन डिनर के बाद अलार्म बजता है। रात 9 बजे शियाओ काओ का इंटरनेट टाइम होता है। वो स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर की ओर चली जाती है, जैसे एक पालतू कुत्ता। वो यहाँ की जिंदगी के साथ ढल रही है। हर दिन जब शियाओ काओ कंप्यूटर चालू करती है, वो लेई का होम पेज और जर्नल खोलती है, जैसे कि वो उसका काम हो। फिर वो अकाउंट नंबर सर्च करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बोर होकर शियाओ काओ फोरम पर जाकर लोगों की लड़ाई देखने की योजना बनाती है। जैसे ही उसने पेज खोला, उसे एक टॉप स्ट्रीम आइडल की गॉसिप दिखती है। दूसरा पक्ष हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का संदिग्ध है। ये सार्वजनिक आक्रोश के बीच में है। नीचे के कमेंट्स में सभी उसके माता पिता के लिए चिंता दिखा रहे हैं। एक शख्स बहुत जोर से गालियां दे रहा था। इसने शियाओ काओ का ध्यान खींचा, लेकिन जब उसने उस शख्स का होम पेज क्लिक किया तो वो प्राइवेट अकाउंट था। शियाओ काओ उस शख्स को उसकी रुचि में दखल देने के लिए गाली देती है और बाद में फिर से किम हेना का से अकाउंट चेक करने का इरादा करती है। उसने नहीं सोचा था कि उसे कुछ अजीब मिलेगा। किम हेना कहती है कि वो अपने परिवार को कहीं और ले जाना चाहती है। वो अब अपने मौजूदा मोहल्ले में नहीं रहना चाहती। ये भयानक है। शियाओ काओ सोच रही है कि ये शख्स आखिर किस बारे में बात कर रहा है। नीचे लिखे शब्दों ने उसका ध्यान खींचा। किम हेना ने किसी का जिक्र किया, कहा कि वो स्कूल में बहुत पॉपुलर था। वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था। वो उसकी पीछे वाली टेबल पर था। किम हेना की डेस्क, ये तो मैं नहीं हूँ ना। क्या ये लेई है? शियाओ काओ को ख्याल आता है, क्या लेई स्कूल गया था, इसलिए क्या उसने मुझे पिछले कुछ दिनों से अकेला छोड़ रखा है? तुम्हारा क्लासमेट ड्रीम गाय माना जाता था, लेकिन एक दिन वो बस गायब हो गया। जब वो फिर से सामने आया, वो खबरों में था। उसका कत्ल हो गया था। शव को टुकड़े टुकड़े करके कबाड़ में फेंक दिया गया और तुम जो उसकी टेबल पर थी, तुम्हारा अपहरण हो गया। एक गुप्त कमरे में कैद कर लिया गया। शियाओ काओ ने अभी अभी फोरम खोला और ये चौंकाने वाली खबर देखी। वो तुरंत सदमे में आकर भटक गई। लेई मर गया? मुझे बंद करने वाला वो रहस्यमयी आदमी कौन है? शियाओ काओ बेचैन हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता। सारे सुराग लेई की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अब सच उसे बता रहा है। लेई मर चुका है। शियाओ काओ सर्च बार खोलती है, जी माउंटेन टाइप करती है। वो खुद सबूत देखना चाहती है, लेकिन तुरंत बाद एक आधिकारिक मैसेज सामने आता है जो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। खबर में शब्द दर शब्द पीड़ित को लेई बताया गया। उसमें उसका स्कूल, क्लास वगैरह का भी जिक्र था। अब शियाओ काओ दंग रह गई। ये सच है, लेई वाकई मर चुका है। इस वक्त कमरे के बाहर का मास्क उठाया जाता है। रहस्यमयी आदमी वापस आ गया। वो सीधे शियाओ काओ की ओर आ रहा है। उन कदमों की आवाज से शियाओ काओ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये शख्स आखिर है कौन? स्कूल का समय। स्कूल की तरफ शियाओ काओ की डेस्क पर बैठी 2 लड़कियां बात कर रही हैं। किम हेना कहती है कि उसके माता पिता आज स्कूल के बाद उसे लेने आएंगे। वो अब अकेले घर जाने से डरती है। दूसरी लड़की भी सहमत होती है। आखिर इतनी भयानक घटना हुई है। दोनों ने सिर घुमाया और पीछे देखा। लेई की डेस्क पर सहपाठियों ने सफेद गुलदाउदी के फूल रखे हैं। फूलों की इतनी ज्यादा संख्या की वजह से कुछ फूल शियाओ काओ की तरफ भी गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मर चुके हों। स्कूल के बाद किम हेना को उसकी माँ मिली, जो उसे लेने आई थी। घर जाते वक्त माँ अचानक कहती है, उसने दूसरे माता पिता से बात करते हुए उस बच्चे के परिवार के बारे में सुना जिसके साथ हादसा हुआ। तो लेई की माँ डॉक्टर है, उसके पिता प्रोसिक्यूटर है। ये एच में एक मानक अमीर परिवार है और अब वो मर चुके हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। किम हेना भी जवाब देती है, लेई न सिर्फ एक अच्छे परिवार से था, बल्कि वो अपने काम में भी बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ खाली क्लासरूम से एक रुदन की आवाज आती है। लेई की माँ अपने बेटे की डेस्क के सामने घुटनों पर बैठकर रो रही है। वो जिसने हमेशा लेई को अपनी आध्यात्मिक ताकत माना, इस क्रूर हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकती और रोती हुई माँ से ज्यादा। लेई के पिता ने पूरे समय एक शब्द नहीं कहा। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। तभी माँ की आवाज रुक जाती है। वो दुख से बेहोश हो जाती है। टीचर ने एम्बुलेंस बुलाई। कुछ मिनट बाद लेई के माता पिता एम्बुलेंस के साथ चले गए और टीचर ने उन्हें जाते हुए देखकर एक आह भरी। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो शियाओ काओ का पिता था। कॉल कनेक्ट होते ही उसने टीचर से पूछा कि क्या उसने लेई की मौत की खबर सुनी। ये जानकर कि खबर स्कूल में फैल चुकी है, काओ के पिता धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की ओर चलते हैं।
वो गंभीर चेहरे के साथ ऑफिसर के पास आते हैं और कहते हैं, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, मेरी बेटी गायब है। ऑफिसर हैरान है, क्या आप उसके पिता हैं? ये सुनकर काओ के पिता ठिठक जाते हैं। फिर वो अजीब ढंग से हंसते हैं और पुलिस ऑफिसर को सीधे घूरते हैं। मेरे जैसा आदमी पिता है? ऑफिसर को लगा कि काओ के पिता मजाक कर रहे हैं। उसे तुरंत गंभीर होने को कहता है। पक्के जवाब के बाद उसने काओ के पिता से फिर पूछा, आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा? काओ के पिता मुस्कुराते हैं, ठीक याद नहीं, क्योंकि मैं कई नौकरियों में बहुत व्यस्त हूँ। ऑफिसर ने तुरंत पूछा कि वो क्या काम करते हैं। काओ के पिता तपाक से कहते हैं, डॉक्टर। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत बदल कर कहते हैं, मैं छोटे मोटे काम करता हूँ। वो ऐसा काम है जो पिता करते हैं। और फिर वो छत की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है, लेकिन हंसते हंसते वो अचानक चुप हो जाते हैं। काओ के पिता ऑफिसर की ओर देखते हैं। मैंने सोच लिया, बेटी शायद घर से भाग गई होगी। ये कहकर वो हैरान ऑफिसर्स को नजरअंदाज करते हुए सीधे पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। शियाओ काओ, जो लेई की मौत में डूबी हुई थी, को नहीं पता था कि उसका पिता असल में ऐसा है। जब तक उसे दरवाजे से आती कदमों की आवाज सुनाई दी, तब वो होश में आई। सिर को बंद लोहे के दरवाजे की ओर घुमाती है। उसे एक ख्याल आता है। शियाओ काओ चुपके से लोहे के दरवाजे तक जाती है। एक हाथ अंदर आता है। वो तुरंत उस पर कदम रख देती है, लेकिन वो कुरकुरा स्पर्श उसे थोड़ा कंफ्यूज करता है। लेकिन शियाओ काओ फिर भी उस शख्स के हाथ पर जोर से कदम मारती है। अपनी शानदार याददाश्त की वजह से उसे बस उस शख्स का हाथ देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कौन है। लेकिन जब वो झुककर दस्ताने हटाती है, वो दंग रह जाती है। वो हथेली एक पुतले की है। शियाओ काओ तुरंत फर्श पर पड़े कागज के टुकड़े उठाती है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी हर हरकत को उस शख्स ने देखा है। जैसे ही शियाओ काओ सोच रही थी कि लुका छिपी खेलना का क्या मतलब है, दरवाजा अचानक चरमराता है। शियाओ काओ हैरानी से खुले दरवाजे की ओर देखती है। दरवाजे के रास्ते उसे दवाइयों की तेज गंध आती है। उसे मंद रोशनी वाला गलियारा दिखता है। उसे पता था कि ये उस शख्स की एक और चाल होगी, लेकिन उसके पैर बेकाबू होकर बाहर निकल पड़ते हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी असामान्य नहीं है, वो तुरंत तेजी से भागती है। सूरज की गर्मी महसूस करके उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई बाहर निकल आई है। शियाओ काओ सड़क के किनारे एक साइन से अपनी लोकेशन पहचानने के बाद फिर से दौड़ती है। भले ही सड़क के किनारे लोग हों, उसने मदद के लिए पुकारना नहीं चुना, क्योंकि उसे डर था कि वो शख्स उन रहस्यमयी लोगों के साथ हो सकता है। लेकिन वो इतनी तेज दौड़ी कि गिर पड़ी। अचानक एक बच्चा उसके पास आया। उसने अपनी उंगली एक तरफ इशारा किया। दीदी, किसी ने कहा कि वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें देखना है कि वो कौन है तो वहाँ जाओ, वरना भाग जाओ। शियाओ काओ उस लड़के की उंगली की दिशा में देखती है। उसे दूर बस स्टॉप पर एक आदमी दिखता है। शियाओ काओ उठती है और भागने लगती है। वो बेवकूफ नहीं है। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे एक टैक्सी दिखी। शियाओ काओ हैरान रह गई, लेकिन बस पर शहर के दूसरे संकेत देखने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे लगा कि ये रहस्यमय आदमी की चूक थी। वो बिना ज्यादा शक के बस में चढ़ गई। मुस्कुराते हुए वो ड्राइवर को याद दिलाती है कि बस स्टॉप से गुजरते वक्त धीरे चलाए, फिर सीधे जी रोड की ओर जाए। थोड़ी देर में गाड़ी बस स्टॉप पर पहुंच गई। वो आदमी अचानक बस की ओर हाथ बढ़ाता है। ड्राइवर शियाओ काओ से पूछता है कि क्या उसे लेना है। शियाओ काओ जल्दी से मना करती है और गिड़गिड़ाती है, और इसके साथ ही गाड़ी धीरे धीरे उस रहस्यमयी आदमी की ओर बढ़ती है। उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगता है। शियाओ काओ भी उत्साहित हो रही है, लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा, वो इतनी हैरान हुई कि बोल नहीं पाई। उसने सामने वाले पीले बालों वाले आदमी को नहीं पहचाना, और वो आदमी ये देखकर कि गाड़ी में कोई है, वापस प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठ गया। शियाओ काओ देखती है कि पीले बालों वाला उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसे शक होने लगता है कि ये रहस्यमयी लोगों की एक और चाल है। वो चिंता करने लगती है कि क्या वो यहाँ से निकल पाएगी। जब तक गाड़ी बस स्टॉप से काफी दूर नहीं चली गई, तब तक उसका लटकता दिल शांत नहीं हुआ। जब शियाओ काओ को लगता है कि वो बच निकली है, गाड़ी अचानक रुक जाती है। ड्राइवर दरवाजा लॉक करता है और शैतानी मुस्कान के साथ पलटकर कहता है, नन्हा बच्चा, तू अभी भी बहुत भोली है। शियाओ काओ हैरानी से उस बुजुर्ग औरत को देखती है और पूछती है कि वो कौन है। जब उसे पता चला कि ये वही औरत है जो उसे खाना लाती थी, शियाओ काओ इतना डर गई कि वो कांपने लगी। उसे लगा कि यही वो रहस्यमयी शख्स है जिसने उसे बंद किया। लेकिन बुजुर्ग औरत ने कहा कि उसे बस वहाँ रहने के लिए पैसे दिए गए थे। बॉस कोई और है। शियाओ काओ को एहसास होता है कि उसका फिर से मजाक उड़ा है। वो गाड़ी का दरवाजा खींचकर
भागने की कोशिश करती है। बुजुर्ग औरत इस पर हल्का सा मुस्कुराती है। जिस पल तू गाड़ी में चढ़ी, लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। फिर वो अपनी जेब से स्प्रे निकालती है, पलटकर शियाओ काओ का कॉलर पकड़ लेती है। ये है तुझे हारने का इनाम। शियाओ काओ को आखिरी बार याद दिलाती है लेई का लॉग अपडेट हो गया है। फिर वो उसके डरे हुए चेहरे पर स्प्रे कर देती है। तुरंत बाद बुजुर्ग औरत अपनी गाड़ी को वापस नीचे ले जाती है, बेहोश शियाओ काओ को फिर से उस कमरे में लौटाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, पीछे से एक आवाज आई। बुजुर्ग औरत पलटी। लड़का मासूमियत से पूछता है, आपने दीदी को पकड़ लिया? बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे दीदी ने पकड़ लिया था। उसने लड़के को घर जाने को कहा। अगली बार तक इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद लड़के ने फिर से उसे पुकारा। उसने उसके साथ लुकाछुपी खेलने की पेशकश की। बुजुर्ग औरत एक पल के लिए खामोश रही, तो वो मुस्कुराई और पलटकर लड़के से पूछा कि वो यहाँ कब से रह रहा है, ये जानकर कि वो यही पैदा हुआ था। औरत तुरंत लड़के को पास आने को कहती है। वो उससे कहती है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। लड़का खुशी खुशी मान जाता है। बुजुर्ग औरत लड़के के कान में बहुत कुछ फुसफुसाती है। लड़के ने उसे हैरानी से देखा। दोनों के बीच एक समझौता हो गया और पुलिस, जो लेई के कातिल को नहीं ढूंढ पाई थी, साइड पर मक्खियों की तरह भटक रही थी। सायरन की तीखी आवाज ने मजदूरों का गुस्सा खींच लिया। इस वक्त लीसी अचानक काओ के पिता से पूछता है, क्या तुमने स्कूल में अपनी बेटी से कुछ सुना? काओ के पिता दूसरी तरफ अजीब ढंग से हंसते हैं। ये पहली बार है जब लीसी ने उन्हें मुस्कुराते देखा। उसे लगा कि ये कोई अच्छी बात होगी। काओ के पिता अचानक कहते हैं, हंसना क्या अच्छी बात है, और कातिल आखिर है कौन? दिन बीत गया। शियाओ काओ ठीक अलार्म की आवाज पर जागती है। फिर वही सुबह है। अगर उसे बदले हुए कपड़े और पट्टी बंधी चोटें महसूस नहीं हो रही होती, शियाओ काओ को लगता कि उसका कमरे से बाहर निकलना एक खूबसूरत सपना था। लेकिन उसे कुछ हासिल हुआ है। कम से कम उसे पता है कि यहाँ लोग रहते हैं, और ये कि अगर वो भाग भी जाए तो उसे पकड़ लिया जाएगा। जब वो सोच करती है कि वो अपनी मर्जी से न मर सकती है, न मनचाहा खाना खा सकती है, न ही मनचाहे सो सकती है, शियाओ काओ को गहरी बेबसी महसूस होती है। लेकिन प्लेट के तल में लिखे कुछ शब्दों ने उसे एहसास दिलाया, अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे रहस्यमयी आदमी की बात माननी होगी। लेकिन लेई का जर्नल किस चीज का सुराग हो सकता है? वो ये नहीं समझ पाई कि मरा हुआ लेई उसे कौन सी खबर दे सकता है। वो लेई के जर्नल पर क्लिक करती है। मॉनिटर पर दिख रहे घटनाक्रम के हिसाब से वो लेई के गायब होने से 1 दिन पहले का था। स्क्रीन पर लेई को देखा, जो काफी देर तक कंप्यूटर को घूर रहा था। उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। उसने जल्दी से डेस्क पर रखा सेल फोन उठाया और घबराहट में कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही शियाओ काओ सोच रही थी कि लेई ने क्या देखा कि वो इतनी घबराहट में दरवाजे से बाहर भागा। कैमरे का अचानक करीब आना शियाओ काओ का चेहरा अंधेरा कर देता है। लेई असल में उसके भेजे निजी मैसेज को देखकर बाहर भागा था। शियाओ काओ हैरान रह जाती है, तो क्या मैं लेई की अप्रत्यक्ष हत्यारी हूँ? लेकिन जब वो लेई के सारे बीमार व्यवहार के बारे में सोचती है, उसके दिल का अपराध बोध तुरंत गायब हो जाता है। शियाओ काओ सोचती है कि रहस्यमयी आदमी का उसे ये सर्विलांस दिखाने का इरादा क्या है। उसे कैद करने वाला रहस्यमयी आदमी कौन है? अब सबसे ज्यादा शक लेई पर था, जो मर चुका है, लेकिन अपराधी उसकी हरकतों की नकल कर रहा है। ये शियाओ काओ को हेना की याद दिलाता है, जो लेई से प्यार करती थी, लेकिन उसे खुद ये मजेदार लगता है। हेना, जो बस हर दिन खेलना जानती है, अपराधी कैसे हो सकती है? वो सोचती है, अगर कोई ऐसा है जो मुझसे नफरत करता हो, मैंने उसकी निजता में ताक झांक की थी। उसे स्माइली भेजना पसंद है, मुझे अच्छे से जानता भी है, उसमें परिचित गंध भी है, और यहाँ तक कि मुझसे नफरत भी करता है। ये सोचकर शियाओ काओ हैरान रह जाती है। उसके दिमाग में उसके पिता का ख्याल आता है। और दूसरी तरफ पुलिस लेई के सेल फोन की आखिरी लोकेशन के बाद एक पहाड़ी जंगल में पहुंचती है। क्लिफ पर खड़ा शेरिफ अपनी टीम की ओर पलटकर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से कूदने पर कोई मर जाएगा? पुलिस ऑफिसर हैरान रह जाता है। शायद जैसा कि शेरिफ ने सोचा, लेई, जो कमरे से निकला था, अकेले आया। वो डरता है कि उसका राज खुलने से उसकी अच्छे स्टूडेंट की छवि टूट जाएगी। सहपाठी और टीचर उसे नापसंद करेंगे। उसे अपनी माँ को निराश करने का और भी डर है। वो सोचता है कि ऐसा करने से बेहतर है कि वह मर जाए। अचानक उसका सेल फोन बजता है। लेई उसे उठाकर देखता है। जब उसने देखा कि माँ का फोन है, उसे लगा कि उसका राज खुल गया। वो टूट जाता है और चीख पड़ता है। अपना सेल फोन चट्टान से फेंककर लेई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आंसू रुक नहीं रहे। वो मन ही मन सोचता है, अगर अगला जन्म हो, भले ही कुछ न बचे, काश मैं एक खुशहाल परिवार में पैदा हुआ होता। इस बीच शेरिफ को कुछ दिखाई देता है।
वो अपनी उंगली चट्टान के नीचे की ओर इशारा करता है। दूर से ये एक शिपिंग कंटेनर है, लेकिन गहरे जंगल में शिपिंग कंटेनर कैसे हो सकता है? दोनों नीचे जाकर देखने का फैसला करते हैं। जब तक दोनों कंटेनर के पास पहुंचते हैं तब तक अंधेरा हो चुका है। शेरिफ कंटेनर के आसपास की लाल मिट्टी को देखता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो जेनिंग की ओर पलटकर देखता है। तुम्हें क्यों लगता है कि लेजी माउंटेन आया? जेनिंग विश्लेषण करता है कि हत्यारे ने उसे बुलाया होगा। आखिर ऐसी सुनसान जगह पर कौन आएगा? उसने ये भी अनुमान लगाया कि हत्यारा कोई ऐसा हो सकता है जिसे लेई से पुरानी दुश्मनी हो, वरना वे किसी को जिंदा जलाकर उसका शव कचरे के बैग में नहीं डालते। दोनों बात करते हुए कंटेनर के दरवाजे तक पहुंच गए। शेरिफ नीचे झुककर कंटेनर खोलता है। जेनिंग अंदर की धूल को देखता है। ऐसा लगता है जैसे ये लंबे समय से छोड़ दिया गया हो। यहाँ कोई सुराग नहीं हो सकता। दूसरी ओर शेरिफ ऐसा नहीं सोचता। वो अभी भी ध्यान से देख रहा है। आखिरकार उसे खिड़की की सिल पर कुछ असामान्य दिखता है। वहाँ धूल नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? और हत्यारा कौन हो सकता है? शियाओ काओ भी इसी तरह की समस्या नहीं सुलझा पाई। उसे नहीं पता कि आखिर उसे यहाँ कौन रख रहा है, और क्या वह सचमुच रहस्यमय आदमी की बात मानकर यहाँ से निकल सकती है? क्या कोई और रास्ता हो सकता है? हालांकि खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर कोई है। शियाओ काओ के दिमाग में एक जल्दबाजी का प्लान बनता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, और खेत में व्यस्त एक किसान चाचा ने उसे दूर से सुन लिया। वो उठा और इमारत की ओर चल पड़ा। क्या शियाओ काओ को बचाया जा सकता है? लड़की दिन में 10,000 बार मदद के लिए चिल्लाती है। उम्मीद करती है कि राहगीरों का ध्यान खींचकर वो खुद को उस कमरे से बचा ले। 18 साल तक चिल्लाती रहती है। आखिरकार एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हुआ। शियाओ काओ नीचे एक साया देखती है और उत्सुकता से उस बूढ़े से उसे बचाने की गुहार लगाती है। कमरे के दूसरी तरफ वाली विकृत औरत उसकी मदद की पुकार सुनती है और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति ऊपर जाकर स्थिति देखने वाला था, एक छोटा सा हाथ उसके कोट के कोने को पकड़ लेता है। लड़का मासूम दिखता है। बूढ़े चाचा, आप दीदी को बाहर नहीं निकाल सकते। शियाओ काओ स्थिति देखती है। उसे वो लड़का पहचान में आता है जिसने उसे रास्ता दिखाया था। उसे एक बुरा एहसास होता है। वाकई रुके हुए चाचा ने लड़के को पड़ोसी का बच्चा पहचान लिया। वो उससे पूछता है कि क्यों? लड़का धीरे से बोलता है, वो दीदी पागल है। शियाओ काओ, जो उनकी बात नहीं सुन पा रही, फिर से मदद के लिए चिल्लाती है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति हिचकता है, बुजुर्ग औरत मुस्कुराकर सिर बाहर निकालती है। चाचा, मेरी बेटी बीमार है। वो थोड़ी मानसिक रूप से परेशान है। कृपया परेशान न हो। बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर पुष्टि के लिए पूछता है, ये जानकर कि वाकई जैसा बुजुर्ग औरत ने कहा था। वो अचानक चिल्लाता है, आंटी। औरत को लगा कि उसका भेद खुल गया। डर से ठंडा पसीना छूटने लगता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बच्चा पालना मुश्किल है ना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। उसके बाद वो हाथ हिलाकर चला गया। शियाओ काओ ये देखकर दंग रह गई। बूढ़े व्यक्ति की पीठ को जाते हुए देखती है। उसका पागलपन भरा स्पष्टीकरण वैसा नहीं है जैसा बुजुर्ग औरत ने कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही शियाओ काओ खुद को भ्रम में डालकर लड़के से मदद मांगने की सोचती है, ऊपर से फेंकी गई एक लॉलीपॉप उसे पूरी तरह कुचल देती है। शियाओ काओ मरी मछली की तरह बिस्तर पर लेट जाती है। उसके मुंह से एक रुदन निकलता है, लेकिन उसकी आंखों के कोने में एक भी आंसू नहीं है। प्लेट बदलने की आवाज सुनने के बाद गलियारे से आती कदमों की आवाज महसूस करके वो बुजुर्ग औरत को पुकारती है। बातचीत के बाद शियाओ काओ को पता चलता है कि वो यहाँ पैसे की वजह से है, लेकिन फिर बुजुर्ग औरत को कुछ गलत महसूस होता है। प्लेट में एक चम्मच गायब है। वो अभी प्रतिक्रिया देती है। पता चलता है कि बातचीत और रोना सिर्फ शियाओ काओ की दीवार खोदने की आवाज को छिपाने की कोशिश थी। बुजुर्ग औरत हल्का सा मुस्कुराती है, तुम 10 साल तक ऐसे खोदो, तभी बाहर नहीं निकल पाओगी। इस वक्त वो अचानक शियाओ काओ को बताती है, डिस्क के तल में एक सरप्राइज है, और शियाओ काओ को संकेत देती है, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें लेई के बारे में सब कुछ पता करना होगा। वाकई सब कुछ लेई से जुड़ा है। शियाओ काओ अपने मन की बात कहती है। मैं क्यों? बुजुर्ग औरत हल्का सा मुस्कुराती है। क्या तुम्हें लोगों की निजता में तांग झांक करना अच्छा नहीं लगता? तो पास के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सब कुछ पता करो। क्या तुम्हें लगता है कि लेई का गायब होना और कत्ल वाकई में तुमसे कोई लेना देना नहीं है? शियाओ काओ की आंखें इस पर लाल हो जाती है। उसने प्लेट को लात मार दी। ऐसे नीच इंसान का गायब होना अच्छा है। बुजुर्ग औरत गुस्से में शियाओ काओ को नजरअंदाज करती है और चली जाती है। थोड़ा शांत होने के बाद शियाओ काओ डिस्क के तल में एक सुराग देखती है।
उसे छिपी हुई फाइल्स चेक करने को कहा गया था। लेकिन जब शियाओ काओ सुराग का पालन करके छिपी हुई फाइल खोलती है, अंदर एक वेबसाइट और एक लॉग्ड वीडियो था। शियाओ काओ ने जो नहीं सोचा था वो ये कि जब URL खोला गया तो लेई के गायब होने का लॉग सामने आया। सामग्री बढ़ गई थी। लॉग्स की सामग्री को एक एक करके देखने के बाद शियाओ काओ फिर से लेई की पाखंड को पहचानती है। वो क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था, लेकिन सहपाठियों के अनुरोध पर उसे मुस्कुराकर इसे स्वीकार करना पड़ा। वो सहपाठियों की सफाई में मदद भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अनुरोध स्वीकार कर लिया। घर वापस लेई खेलना चाहता था, लेकिन माँ के कहने पर वो केवल पढ़ाई ही कर सकता था। यहाँ तक कि जब वो रात को सोता भी था, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब सपना टूटता, फिर से माँ की चिड़चिड़ी चीखें ही सुनाई देती। वो हर दिन मुस्कुराता है और वो सब कुछ करता है जो वो करना नहीं चाहता, जैसे कोई मूर्ख जो मुस्कुराता हुआ नकाब पहनकर जी रहा हो। सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में ही ली खुद को जैसा है वैसा महसूस कर सकता था, और तभी उसके मन में आया पैसा कमाना है और यहाँ से निकलना है और उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसे झूठा बनने पर मजबूर किया। जियाओ काओ को ये सब पढ़कर हैरानी हुई, जिसकी माँ खुद अपने घर का एयर कंडीशनर ठीक कर सकती है और जिसके पास इतने सारे दोस्त हैं। वो बदला लेने जैसा क्यों सोचता है? ये बात जियाओ काओ को उसकी अपनी जिंदगी की याद दिलाती है, जिसने बिना माँ के प्यार के जीवन गुजारा। यहाँ तक कि दादी जिन्होंने उसे पाला वो भी तब गुजर गई जब जियाओ काओ बहुत छोटी थी। उसका एकमात्र पिता उससे तब से ठीक से बात भी नहीं करता जब से वो छोटी थी। जियाओ काओ को लगता है उसने एकदम अकेलेपन में ही बचपन जिया है। और फिर ली कौन होता है उसे दयनीय कहने वाला? जियाओ काओ के पिता को उसके क्लास टीचर का कॉल आता है। टीचर चिंतित होकर पूछता है कि पुलिस को बुलाने के बाद क्या नतीजा निकला। जियाओ काओ के पिता कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि पुलिस का मानना है शायद वो खुद ही भाग गई है और कहते हैं कि घर पर इंतजार करें। लेकिन टीचर पूछता है क्या घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे जियाओ काओ घर छोड़कर भाग गई? जियाओ काओ का पिता भौहें चढ़ाकर उल्टा सवाल करता है, क्या स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो घर छोड़ गई? टीचर तुरंत कहता है कि उसे पूरी तरह पता नहीं, लेकिन जियाओ काओ का पिता कहता है उसे नहीं पता या वो जानबूझकर अनजान बन रहा है। ये बात सुनकर टीचर चौंक जाता है। उसे जियाओ काओ की तरह लंच खाने की तस्वीरें याद आने लगती है, क्लास में सहपाठियों द्वारा नापसंद किए जाने के दृश्य, और वो दृश्य जब ली जियाओ काओ के सामने जबरदस्ती मुस्कुराता है। टीचर क्लास के बाद ली से मिलता है, पूछता है क्या क्लास में कोई असहज है? ली हंसी हंसी में कहता है मैं खुद। टीचर हंस देता है, उसे मजाक लगता है। फिर थोड़ी गंभीरता से पूछता है क्या तुम जियाओ काओ के साथ लंच कर सकते हो? ली के चेहरे पर 0.1 सेकंड के लिए घृणा की झलक आती है, और यही काफी था टीचर के लिए समझने के लिए कि जियाओ काओ की स्थिति स्कूल में कैसी है। टीचर ने जियाओ काओ के पिता को सच्चाई बता दी, शायद जियाओ काओ को स्कूल में अकेला कर दिया गया है। ये सुनकर जियाओ काओ का पिता तुरंत उत्तेजित हो जाता है, पूछता है आपने पहले क्यों नहीं बताया? हर बार जब आप कॉल करते हैं तो आप मुझे असहज कर देते हैं। जियाओ काओ का पिता टीचर से साफ कहता है आगे से मुझे कॉल मत करना, और फोन काट देता है। पास ही खड़ा एक कर्मचारी जो ये सब सुन रहा था पूछता है क्या हुआ? जियाओ काओ का पिता अब एकदम बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। कुछ नहीं, टीचर का फोन था, कह रहा था कि मेरी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में ढलने में मुश्किल हो रही है। कर्मचारी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है भाई भूल गए क्या, मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, तुम भी झूठे निकले। जियाओ काओ का पिता चौंक जाता है। उसे उस लड़के की याद आती है जिसके सिर से खून बह रहा था। उस लड़के के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये आदमी भी उतना ही झूठा है जितना वो खुद। जिंदगी के लिए एक स्वाभाविक तड़प में वो लड़का उस आदमी के पैंट को पकड़कर अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि आगे से इतना भला नहीं बनेगा। लेकिन उस आदमी ने उसे जवाब दिया एक बेहद कठोर नजर के साथ। दृश्य बदलता है। एक गुप्त कमरे में जियाओ काओ ली की डायरी पढ़ रही है। वो अगला वीडियो देखने ही वाली थी कि पता चलता है वीडियो देखने के लिए पासवर्ड चाहिए। कई बार गलत पासवर्ड डालने के बाद सिस्टम उसे एक संकेत देता है। उस ग्रुप की बेबी एंजल वाली प्रोफाइल तस्वीर से उसे अपने क्लास का एक दृश्य याद आता है। वो दिन जब एक सहपाठी ने ली से पूछा था कुछ मजेदार हुआ क्या, और उसने तुरंत जवाब दिया था मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, एंजल 1004। ये सब जियाओ काओ को याद था क्योंकि वो उसे चुपके से देखती रहती थी। पासवर्ड डालते ही वीडियो खुल जाता है। ये स्पष्ट रूप से एक निगरानी कैमरे की फुटेज है जिसमें दिखता है किसी का प्राइवेट वीडियो किसी अनजान व्यक्ति को बेचा जा रहा है और बदले में कमीशन लिया जा रहा है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और शास्त्रीय संगीत सुनने लगता है।
लेकिन उसके कमरे के बाहर माँ बाप की बहस की आवाजें तेज होती जाती हैं, जिससे वो अपने मोबाइल की आवाज और बढ़ा देता है ताकि इस गंदगी को उस मधुर संगीत से छिपा सके। अब दृश्य बदलकर घटना स्थल पर आ जाता है। रात का समय है। कंटेनर के बाहर सहायक ओवरटाइम को लेकर शिकायत कर रहा है, लेकिन ऑफिसर के पास सोचने का वक्त नहीं है। वो कंटेनर पर स्प्रे कर रहा है। अगला दृश्य देखकर वो चौंक जाता है। वो जल्दी से अपने सहायक को बुलाता है। सहायक उसकी उंगली के इशारे का पीछा करता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर भी वही हैरानी आ जाती है। जहाँ जहाँ स्प्रे किया गया था वहाँ ल्यूमिनोल रिएक्शन दिखता है। इसका मतलब है कि ये जगह पहले खून से सनी हुई थी। ऑफिसर तुरंत आदेश देता है जगह को पूरी तरह छान मारा जाए। पेड़ों के नीचे के सिगरेट बट्स, कंटेनर से उंगलियों के निशान, बाल, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। गुप्त कमरे में जियाओ काओ अभी ब्रीडर द्वारा भेजी गई फुटेज देख चुकी है। वीडियो का स्रोत उसे परेशान करता है, लेकिन अब ये बात तय है, अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे ली के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। क्या दूसरों की जिंदगी में ताकछांग करना मेरी खासियत नहीं है? वो सोचती है। वो ली के सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलती है। ली की ब्राउजिंग हिस्ट्री तुरंत सामने आ जाती है। पता चलता है वो ऐसे ही सवाल पूछकर जानकारियां जुटाता था और फिर अपराध करता था। लेकिन जैसे ही जियाओ काओ बाकी जानकारी देखना चाहती है, एक अलार्म बज उठता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसे समझ आता है ये संकेत है कि अब उसे आराम करना है। लेकिन आज रात उसके मन में एक साहसी ख्याल आता है। वो सोने का नाटक करेगी। देखती है कि क्या रात के दूसरे हिस्से में कुछ होता है। रात के 2 बजे हैं। जियाओ काओ अब और नहीं जाग पा रही। उसकी आंखें बंद होने को है। कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। रिमोट माउस ब्राउजर की ओर बढ़ा और मेल बॉक्स स्क्रीन में जाकर एक वीडियो भेज दी गई। तभी पास वाले कमरे से उस बूढ़ी औरत की आवाज आई, जियाओ काओ के कंप्यूटर का रिकॉर्ड मैंने भेज दिया है बॉस। लेकिन जब बॉस ने उससे एक और डिस्प्ले रिकॉर्ड निकालने को कहा तो बूढ़ी औरत बोली, मुझे नहीं आता। जियाओ काओ अब सब समझ चुकी थी। ब्रीडर 2 स्क्रीन पर उसे देखता था और ये बूढ़ी औरत, जिसे कंप्यूटर की जरा भी जानकारी नहीं, असल में सिर्फ एक प्यादा है। जियाओ काओ के दिमाग में एक योजना बनी। अगली सुबह जब वो बूढ़ी औरत की निगरानी में नहा धोकर नाश्ता कर रही थी, वो औरत अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। उसे यकीन हो गया था कि अब बच्चे काबू में हैं। नाश्ते के बाद जियाओ काओ फिर कंप्यूटर के पास आई। उसने कुशलता से डुअल डिस्प्ले सेटिंग्स खोली और तुरंत स्क्रीन बूढ़ी औरत के कमरे की डिस्प्ले में बदल दी। उसी वक्त पास के कमरे से घबराई हुई आवाज आई। तभी जियाओ काओ के दिमाग में वो अजीब सी आवाज गूंजी, मुझे तब मजा आता है जब लोग दुखी होते हैं। जियाओ काओ, जो अब एक अनुभवी हैकर बन चुकी थी, उसने बूढ़ी औरत के कंप्यूटर की स्क्रीन चुरा ली थी। वहाँ कुछ कमांड्स के डायलॉग बॉक्स के अलावा उसने एक बड़ा रहस्य भी जान लिया। असल में वो रहस्यमयी आदमी बूढ़ी औरत को उसके बेटे की जान का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। जियाओ काओ समझ गई कि उसकी हालत भी उतनी बुरी है जितनी मेरी। फिर जैसे ही उसने डायलॉग बॉक्स बंद किया, कुछ जॉब सर्च मैसेज सामने आए। एक तो किसी बार में नौकरी के लिए भी था और उसमें एक फोटो लगी थी जो बिल्कुल असली जैसी नहीं लग रही थी। जियाओ काओ मन ही मन हंस पड़ी। फोटो फ्रॉड की कोई उम्र नहीं होती। तभी रहस्यमयी आदमी की प्रोफाइल आइकन हिली। एक नया मैसेज आया। उसमें उल्टा स्माइली फेस था। क्या उसे पहले से पता था कि मैं देख रही हूँ? मगर अब जियाओ काओ वो पुरानी डरी हुई लड़की नहीं रही। वो सीधा मुद्दे पर आई। तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब फिर से रहस्य से भरा था। अगर तुम कहीं और से लॉगिन करती हो तो रिकॉर्ड में पॉपअप आ जाता है। ये तुम जानती हो ना? जियाओ काओ सोच में पड़ गई। हाल में तो सिर्फ ली का अकाउंट यूज किया था, लेकिन ली तो मर चुका है। तो फिर ये कौन है? उसने सीधा सवाल दागा। तुम हो कौन? रहस्यमय आदमी बोला। 2 बार सिर हिला दो, मैं बता दूंगा। जियाओ काओ समझ चुकी थी, जवाब चाहिए तो उसकी बात माननी होगी। उसने सिर हिलाया। उस छुपे हुए आदमी ने मंद मुस्कान दी और कहा, आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरी तरफ अपराध स्थल के कंटेनर में एक अफसर को कोने में एक बाल मिला। उसने तुरंत अपने सहायक को उसे फॉरेंसिक में भेजने का आदेश दिया। तभी उसके बेल्ट से इंटरकॉम में आवाज आई, हमने खाई के नीचे एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी पाया है। वहीं रहस्यमयी आदमी जो बस स्टॉप पर था, वो भी फोन देखते हुए बस से उतरकर सीक्रेट रूम की ओर बढ़ गया। जब उसके कदम देखभाल करने वाली महिला के कमरे के दरवाजे के पास रुके, औरत ने भी आवाज सुनी। दरवाजा देखा, वहाँ एक भयानक चेहरा गैस मास्क पहने खड़ा था। अगली ही पल बिल्डिंग में दर्द से भरी चीखें गूंजने लगी। पास के कमरे में बैठी जियाओ काओ भी हैरान हो गई। उसने जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरी तरफ का दृश्य खोला। वो आदमी महिला के बालों की एक लट पकड़े हुए था और उसका चेहरा दर्द में था। वो आदमी बोला, कहा था ना, अगर बेटे को बचाना है तो अपनी मर्जी मत चलाना,
फिर उसने महिला को धक्का दिया और कंप्यूटर पर कैमरा ऑन करने बैठ गया। लेकिन महिला ने अचानक अपने हाथ भींच लिए। इसे तो एक ही घूंसे में गिरा दूं, उसने सोचा, मगर जैसे मानो वो आदमी पहले से जानता था। उसने अचानक महिला को 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये तुम्हारे बेटे का अस्पताल का बिल है, क्या तुम पैसे से लड़ोगी? महिला चुप हो गई और आदमी ने फिर से कंप्यूटर की कमान अपने हाथ में ले ली। जियाओ काओ अगले कमरे से सब देख रही थी। तभी उसके कमरे के बाहर कदमों की आहट आई। आदमी अपने मोबाइल से निगरानी स्क्रीन देखते हुए लोहे के दरवाजे के नीचे की वॉल्व को खोलता है। मोबाइल से निकली सिंथेटिक आवाज जियाओ काओ के कानों तक पहुंचती है। हेलो, तुम एक बार बिना रोए यहाँ रह चुकी हो, है ना? तो अब तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, गुड बॉय। एक गिफ्ट बॉक्स दरवाजे के अंदर फेंका गया। जियाओ काओ उसे देखती रही। कहीं ये बम तो नहीं? उसने पूछा। तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? रहस्यमयी आदमी बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर सच जानना चाहती हो तो गिफ्ट बॉक्स खोलो। जियाओ काओ ने उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनी और फिर सामने पड़े उस गिफ्ट बॉक्स की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने घुटनों के बल बैठकर बॉक्स खोला, अंदर एक बिल्कुल नया मोबाइल रखा था। अचानक तेज रिंगटोन बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर आया जिसने जियाओ काओ को हिला कर रख दिया। जैसे ही उसने कॉल उठाने का मन बनाया, दूसरी तरफ से एक मशीन जैसी आवाज आई, अगर जिज्ञासा है तो 1 दबाओ, वरना कॉल काटने के लिए 2 दबाओ। जियाओ काओ ने बिना देर किए 1 दबा दिया, लेकिन दूसरी ओर जो था उसे पता था कि वो क्या चुनेगी। जैसे ही उसने बटन दबाया, आवाज आई, खेल शुरू हो चुका है। फोन पर 12 बटन है, उनमें से 3 बटन दबाकर तुम सवाल पूछ सकती हो। 6 बटन खाली है और 3 ऐसे हैं जो दबाने पर बम फट जाएगा। अगर तुम हार मानकर कॉल काट दोगी तो भी बम फट जाएगा। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो और सही बटन चुनो, यही तुम्हारी जान बचाने का रास्ता है। 10 सेकंड की गिनती शुरू हो गई। जियाओ काओ घबराई हुई थी, लेकिन वो बस बैठकर कुछ करने वाली नहीं थी। वो सोचती है, मेरे और उस ब्रीडर के बीच जो एक खास नंबर है, वो लेई का जन्मदिन 1004। उसने बिना हिचकिचाए 1 दबाया। तभी आवाज आई, बधाई हो, तुमने बम वाला बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद पास के कमरे में धमाके की आवाज गूंजने लगी। जियाओ काओ ने पड़ोसी की चीखें सुनी और डर गई। क्या ब्रीडर ने सच में कमरे में बम रखा था? फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, कृपया दूसरा बटन दबाओ। ये अचानक आदेश जियाओ काओ को हक्का बक्का कर गया, लेकिन गिनती चल रही थी। उसने बिना सोचे समझे 0 दबा दिया। इस बार कोई रुकावट नहीं आई। ब्रीडर ने कहा कि बटन खाली है। फिर 10 सेकंड का टाइम दिया गया। जियाओ काओ का दिल आग की तरह जल रहा था। संकट के समय इंसान की जिजीविषा सबसे तेज हो जाती है। उसने बटन देखा, आंखें बंद की और एक बटन दबाया। गिनती खत्म होने के बाद जो हुआ उसने उसे ठंडा कर दिया, क्योंकि ब्रीडर ने खेल खत्म होने तक ये नहीं बताया कि उसने कौन सा बटन दबाया। खुद उसे भी नहीं पता था। बार बार धोखा खाकर जियाओ काओ अपने भीतर उभरती भावनाओं को रोक नहीं सकी। वो स्क्रीन पर चिल्लाई, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? वहीं मेजर क्राइम यूनिट के दूसरे कमरे में एक सहायक अधिकारी को सूचित करता है, सिगरेट के टुकड़े और बालों की जांच में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक रिपोर्ट है जो आपके काम आ सकती है। ये वही है जो किसी अनजान व्यक्ति ने लेई को धमकी भरे खत में लिखा है। एक बूढ़ा आदमी सिगरेट पीते हुए मानव शरीर विज्ञान की किताब पढ़ रहा था। अचानक खड़ा हुआ और हथौड़े से अपनी बेटी के कंप्यूटर को तोड़ दिया। पुलिस ने अनाम मैसेज देखा और जांच अधिकारी ने गंभीरता से खत को पढ़ा। उन्होंने अपनी सहायक से पूछा कि लेई के गायब होने के बारे में क्या पता चला। जवाब मिला कि ये घटना मैसेज के 1 दिन बाद हुई। जांच अधिकारी ने मैसेज को गौर से देखा और बोला, अच्छी जानकारी है। फिर बिना सोचे समझे सहायक से उस मैसेज के सिग्नल की लोकेशन खोजने को कहा। इसी बीच माउंट जी साइड की ओर काओ का पिता कई दिनों से काम पर नहीं गया था। साथ ही कर्मचारियों से पता चला कि उसकी हरकतें अजीब थी। वो बार बार शिकायत करता कि ये काम उसके बस की बात नहीं। काम छोड़कर धूम्रपान करने चला जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब काओ का पिता घर लौटा तो उसने फफूंदी लगी पुरानी खाने की चीजें देखी। फिर उसने कुछ फास्ट फूड और चावल अपने बैग में रख लिए, कुछ कपड़े भी लिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कमरे में गया और अलमारी खोली। अंदर से उसने एक किताब और हथौड़ा निकाला। पहले सिगरेट जलाई, फिर मानव शरीर विज्ञान की किताब को आग लगाई। फिर तेजी से उठकर अपनी बेटी के कंप्यूटर को हथौड़े से तोड़ दिया। अपने टूटे हुए कंप्यूटर को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फिर उसने हथौड़ा जमीन पर फेंका और पास की ड्राइंग रैक को जोर से पलट दिया। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। कुर्सी को ठोकर मारी, अलमारी तोड़ी, सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालने के लिए। अंत में उसने हथौड़ा फिर से निकाला
और शीशा तोड़ दिया। टूटी हुई अपनी छवि को देखते हुए वो हंसना बंद कर दिया। फिर जल्दी जल्दी सामान बांधकर घर से बाहर निकल गया। अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। वो राहत की सांस लेकर दौड़ता हुआ दूर चला गया। पुलिस स्टेशन में अधिकारी केस स्टडी कर रहे थे। सहायक अंदर आया और बोला, जिसने लेई को खत भेजा था उसका पता लग गया है। सिग्नल अर्धत हखाने के रोड बिल्डिंग से आ रहा है। अधिकारी ने पूछा कि वहाँ कौन रहता है। सहायक ने बताया कि वही व्यक्ति जो उस घटना का गवाह है और काओ की बेटी लेई की सहपाठी भी है, लेकिन वो खत शायद उसकी बेटी ने लिखा था। पुलिस ऑफिसर को कुछ सूझता है। वो सहायक को तुरंत गाड़ी तैयार करने को कहता है और मंजिल है जी रोड बिल्डिंग का आधा बेसमेंट। थोड़ी देर बाद जैसे ही ऑफिसर की जोड़ी जी रोड के पास पहुंचती है, चूंकि आधा बेसमेंट एक सुनसान जगह पर था, वे थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें एक टोपी वाला आदमी उनकी ओर आता दिखता है। ऑफिसर उससे रास्ते की जानकारी पूछना चाहता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक पल के लिए ठिठक जाते हैं और काओ के पिता ने ऑफिसर को पहचानने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे बाहर चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद काओ के पिता अचानक अपनी जेब से सेल फोन निकालते हैं। जिस नंबर को उन्होंने डायल किया वो वही नंबर था जो किसी समय उनके दरवाजे पर टेप से चिपकाया गया था। उस पर लिखा नंबर शियाओ काओ का फोन नंबर था। लड़की को एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया है। पालक ने उसे एक सेल फोन दिया था जिसमें सिर्फ एक गेम ऐप था। गेम ऐप के आइकन पर भी उल्टा स्माइली चेहरा दिख रहा था। शियाओ काओ बिना सोचे गेम पर क्लिक करती है। हालांकि गेम में एक खराबी दिखाई और वो कनेक्ट नहीं हो सका। क्या ये पालक की ओर से एक और डिक्रिप्शन मिशन है? लेकिन अब कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा और फोन में कुछ नहीं है। मैं इसे कैसे करूं? उसी पल सेल फोन अचानक वाइब्रेट करता है। फोन नंबर उस मास्क वाले आदमी का था जो कमरे में आया था जिस पल शियाओ काओ ने कॉल का जवाब देने का फैसला किया। दूसरी तरफ की आवाज वो सामान्य मैकेनिकल आवाज नहीं थी, ये उसके पिता की आवाज थी। तुम इस नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो? क्या तुम मास्क वाला आदमी हो, पापा? हालांकि दूसरी तरफ ने शियाओ काओ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस चुपचाप कहा, अगर तुम जीना चाहती हो तो घर मत आना। इसके बाद काओ के पिता ने फोन काट दिया। फिर उन्होंने फोन को कचरे में फेंक दिया। उसी समय ऑफिसर और उसका सहायक आखिरकार आधा बेसमेंट तक रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन चाहे जितना जोर से खटखटाएं कोई जवाब नहीं मिलता। अपनी हथेलियों के स्पर्श से ऑफिसर को तुरंत लोहे के दरवाजे का असामान्य तापमान महसूस होता है। वो जल्दी से बेसमेंट की खिड़की की ओर भागता है। जालीदार खिड़की के रास्ते आग का सागर तुरंत उसकी नजर में आता है। ऑफिसर तुरंत अपने सहायक को फायर डिपार्टमेंट से संपर्क करने का आदेश देता है। उसी वक्त उसका सेल फोन बजता है। ऑफिसर किम, हमें सिगरेट और बालों के नतीजे मिल गए हैं। तुरंत बाद जैसे ही ऑफिसर ने पहचान के परिणामों की तस्वीरें देखी, सिगरेट का टुकड़ा और बाल एक ही व्यक्ति के हैं और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काओ के पिता है जो अभी उनके पास से गुजरे थे। सोचने का समय नहीं, ऑफिसर तुरंत काओ के पिता के रास्ते का पीछा करता है। वाकई सड़क के किनारे बस स्टॉप पर ऑफिसर ने काओ के पिता की आकृति देखी जो बस से जाने वाला था। हालांकि वो जल्दी से काओ के पिता के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पूछता है कि क्या वो जांच में मदद कर सकता है। काओ के पिता जो तुरंत मना करने की उम्मीद कर रहे थे सहमत हो गए, लेकिन अगले ही पल काओ के पिता ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या उसके पास गिरफ्तारी का वारंट है। नकारात्मक जवाब मिलने पर काओ के पिता छूट जाते हैं। बस में एक पैर रखने के बाद वो एक बार फिर ऑफिसर की ओर पलटते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? फिर ऑफिसर के चेहरे पर सवालिया निशान देखकर काओ के पिता कहते हैं, अगर तुम्हारे पास वारंट है और तुम अमीर हो, शायद मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसके बाद काओ के पिता ऑफिसर को हैरान छोड़कर चले गए, सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान छोड़कर जो लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ शियाओ काओ के पिता के कॉल के बाद उसी तरह की उलझन में है। क्या पापा को गैस मास्क वाले आदमी ने पकड़ लिया या शायद वो खुद गैस मास्क वाला आदमी है? लेकिन उसने मुझे खास तौर पर फोन करके घर न आने को क्यों कहा? इस सवालों की श्रृंखला ने उसे थोड़ा उदास कर दिया। जल्द ही नींद की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। शियाओ काओ जल्द ही एक सपनीली नींद में चली गई। अपने सपने में उसने देखा कि लेई उसे खाने के लिए बुला रहा है, लेकिन नकारात्मक जवाब मिलने पर लेई ने शियाओ काओ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही सेकंड उसके हाथ सीधे आगे बढ़े। शियाओ काओ की गर्दन पकड़ने के बाद उसने एक अजीब मुस्कान दिखाई। ताकत इतनी थी कि शियाओ काओ ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो दम घुटने की कगार पर थी, अचानक लेई के चेहरे से बहुत सारा खून बहने लगा। तू भी गायब हो जा। एक तेज रोशनी का झटका सपने में शियाओ काओ को मारता है
और उसे तुरंत जगा देता है, ये समझने के बाद कि ये सिर्फ एक सपना था। सुबह का खाना हमेशा की तरह आ गया, लेकिन इस बार जो अलग था वो ये कि लंच बॉक्स के पास एक नोट था। गेम रूम 1004 में आओ। शियाओ काओ ने नोट की सामग्री को देखा, जो एक आदेश की तरह था। वो मानो एक भेड़ की तरह थी जिसे कत्ल के लिए ले जाया जा रहा हो। उसका एकमात्र विकल्प आज्ञा मानना लगता था। वो जल्दी से अपनी जेब से पालक द्वारा छोड़ा गया सेल फोन निकालती है। तुरंत बाद उसने अपने सेल फोन में एकमात्र गेम सॉफ्टवेयर खोला। इसके बाद एक कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन खुलती है। नाम भरने के बाद अपनी ही तरह के ड्रेस कोड से मेल खाता हुआ फिनिश पर क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड मांगने वाला बॉक्स सामने आता है। 1004 डालने की कोशिश करने पर सक्सेसफुल एंट्री का नोटिफिकेशन मिलता है, लेकिन फोन के इंटरफेस पर जो दिखा उसने फिर से शियाओ काओ के दिमाग को हिला दिया, क्योंकि इंटरफेस में शियाओ काओ के सबसे परिचित सहपाठियों का वर्णन था। लेई, क्लास टीचर और किम हेना जो उसकी जासूसी करती थी, और लेई ने उससे जो शब्द कहे, हेलो, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये एक गेम का दृश्य है जो शियाओ काओ बचपन में खेला करती थी, लेकिन अब शियाओ काओ को एहसास होता है कि ये पालक का इरादा होना चाहिए, और गेम का लेआउट पहले के खेलों जैसा नहीं लगता था। न सिर्फ बाथरूम क्लासरूम में दिखाई दिया, बल्कि कंप्यूटर भी कोने में रखे गए थे। मुख्य चीज अभी भी क्लास के बीच में कमरे का दरवाजा था। एक ताला लगा स्टील का दरवाजा शियाओ काओ के लिए बहुत ज्यादा डेजा वू है। हालांकि जैसे ही वो अपने फोन की स्क्रीन को छोटा करके पूरे कमरे का फ्लोर प्लान देखती है, शियाओ काओ को आखिरकार एहसास होता है गेम के अंदर का दृश्य लगभग उस कमरे जैसा ही है जिसमें वह है। इस वक्त सेल फोन को अचानक एक इनकमिंग मैसेज की चेतावनी मिलती है। ये गेम के अंदर का क्लास टीचर है जो शियाओ काओ को जल्दी से अपनी सीट लेने के लिए कह रहा है। ये वास्तविक बयान शियाओ काओ को सोच में डाल देता है। क्या गेम के कई किरदार वास्तविक लोगों द्वारा संचालित हैं? इसके साथ उसने पहले क्लास टीचर के अनुरोध के अनुसार अपनी सीट पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद उसे चारों ओर से डरावनी नजरों का सामना करना पड़ता है। तुमने आज फिर नाश्ता नहीं किया ना? लेई के शब्दों के साथ ही कमरे के स्टील दरवाजे के बाहर से एक लंच बॉक्स लाया जाता है। ये देखकर अपने शक की पुष्टि करने के लिए शियाओ काओ तुरंत कुछ लोगों से उनके जन्मदिन पूछती है, और भाषणों के क्रम के आधार पर शियाओ काओ तुरंत बता सकती है कि ये किरदार शायद एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। इसके बाद शियाओ काओ चाहे जो भी सवाल पूछे वे तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक है और टीचर को सब कुछ जरूर बताना है। शियाओ काओ इन शब्दों की श्रृंखला से उलझन में पड़ जाती है, जिससे वो थोड़ा खोया हुआ महसूस करती है, लेकिन वो आखिरकार लेई को फिर से देखकर खुश थी। फिर वो लेई के बारे में पूछने की कोशिश करती है, वो सवाल जिसने उसे नफरत की ओर ले गया, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? हालांकि उसे लेई का जवाब नहीं मिला। जवाब देने वाले सिर्फ क्लास टीचर और किम हेना थे। वो मत कहो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। स्क्रीन शियाओ काओ के स्कूल की ओर जाती है। इस वक्त किम हेना क्लास टीचर के सामने बैठी है। क्लास टीचर उस फॉर्म को देखता है जिसमें लेई ने लंबे समय से साइन इन नहीं किया। वो मन ही मन आ भरता है। इस वक्त किम हेना अचानक टीचर से शियाओ काओ के ठिकाने के बारे में पूछती है, और वो टीचर से कहती है क्लास को लगता है कि अगर शियाओ काओ गायब हो जाए तो बेहतर है। हालांकि इस सवाल का सामना करने पर टीचर बस सवाल को टाल देता है और कहता है कि देर हो चुकी है, जल्दी घर जाओ, सुरक्षित रहो। और जैसे ही किम हेना ऑफिस से बाहर निकल रही थी, क्लास टीचर ने कई लोगों के घर के पतों की एक लिस्ट निकाली, और फिर एक गंभीर चेहरा सामने आया। वो शियाओ काओ के पिता को कॉल करने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन फोन अभी भी बंद है। और क्लास टीचर, जिसने पहले से ही नतीजे का अनुमान लगा लिया था, ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। दृश्य गुप्त कमरे की ओर आता है। शियाओ काओ अब अपने सेल फोन में गेम के दृश्य को हैरानी से घूर रही है। लेई के लगातार जवाब न देने की वजह से शियाओ काओ का दिल फिर से गुस्से से भर जाता है। इस वक्त गेम में लेई अचानक हंसने लगता है। तुरंत बाद वो एक हथौड़ा निकालता है और शियाओ काओ को उसे पकड़ने को कहता है, और शियाओ काओ से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गेम का दृश्य बिल्कुल असली गुप्त कमरे जैसा है? शब्द अभी उसके मुंह से निकले ही थे। शियाओ काओ परिचित लोहे के दरवाजे की ओर देखती है। फिर उसे एहसास होता है कि लेई ने जो कहा वो सच था। तुरंत बाद गेम में हर कोई शियाओ काओ को उकसाने लगता है, बाहर जाओ और देखो, बाहर जाओ और देखो। और एक अनुभवी तांग झांक करने वाली के रूप में शियाओ काओ प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाई। उसने हथौड़ा उठाया और उस लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ी जिसने उसे दिन रात बंद रखा था। उसका सारा गुस्सा इस पल में निकल गया। जैसा कि उम्मीद थी, इस हथौड़े से ताला तोड़ दिया गया और दरवाजे के बाहर का दृश्य
लगभग पूरी तरह से असली जैसा था। हालांकि शियाओ काओ को हल्का हल्का याद है कि जब उसे बंद किया गया था तब कमरे के दूसरी तरफ कोई दरवाजा नहीं था। फिर जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया और उसने दरवाजा खोला और फिर तरह तरह के औजारों से भरे एक कमरे का आंतरिक दृश्य सामने आया। टाइमलाइन जी माउंटेन कंस्ट्रक्शन साइट की दिशा में बदलती है। इस वक्त ऑफिसर ली काओ के पिता के बारे में सुराग के लिए मजदूरों की जांच कर रहा है, लेकिन मौके पर हर मजदूर की काओ के पिता के बारे में अलग अलग राय है। ऑफिसर ने जल्दी से उनकी बात काटी और उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं कि काओ के पिता अक्सर कहा जाते थे, और मजदूरों ने कहा कि काओ के पिता को कोई शौक नहीं लगता, सिर्फ एक बार सुना था कि उन्हें जी माउंटेन पर हाइकिंग करना पसंद है। और इस बयान ने तुरंत ऑफिसर ली को जी माउंटेन क्राइम सीन पर कंटेनर की याद दिला दी। फिर वो बिना किसी हिचक के पलटा और अपने पीछे जी माउंटेन की दिशा में दौड़ा। लेकिन जब वो कंटेनर की परिधि तक पहुंचता है, उसे सामने से आग की लपटें दिखाई देती है और वहां से कुछ अजीब संगीत भी आ रहा है। और फिर करीब जाकर उसे एहसास हुआ आग और संगीत उसी काओ के पिता ने बनाया था जिसे वो ढूंढ रहा था। और फिर जैसे ही वो काओ के पिता के सामने खड़ा हुआ, काओ के पिता इस वक्त कुछ नहीं कहते, बस लापरवाही से पास का हथौड़ा उठा लेते हैं। ऑफिसर संदिग्ध के पास आता है और उसे कबूल करने की कोशिश करता है, लेकिन संदिग्ध उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो इतना आगे बढ़ जाता है कि ऑफिसर को वो हथौड़ा दे देता है जो वो लिए था। वो कहता है कि इसमें तुम्हें जो चाहिए सब है, इसे ले लो। लेकिन जैसे ही ऑफिसर उसके पास जाता है और सबूत लेने की तैयारी करता है, काओ के पिता ऑफिसर के घुटने पर हथौड़ा मारते हैं। दर्द इतना तेज होता है कि ऑफिसर चीख पड़ता है। फिर वो मदद के लिए फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब काओ के पिता उस पर फिर से कदम रखते हैं। लगता है तुमने कुछ गलत समझा, मैंने उस साफ सुथरे दिखने वाले स्टूडेंट को नहीं मारा। सब कुछ कहने के बाद काओ के पिता के फिर से हथौड़ा उठाने के साथ ऑफिसर के दिमाग में मौत की गंध फैल जाती है। उसी समय कमरे के अंदर मौजूद शियाओ काओ अभी भी वो गेम खेल रही है जो पालक ने उसे दिया था। जब वो किरदार को नियंत्रित करके एक कमरे का दरवाजा खोलती है, एक ऑपरेटिंग रूम सामने आता है। जल्द ही उसका ध्यान ऑपरेटिंग टेबल पर रखे गैस मास्क पर जाता है, लेकिन जब वो मास्क उठाती है तो उसे पता चलता है कि इसके नीचे एक पत्र है। वो पत्र ली का खुद लिखा हुआ सुसाइड नोट था। ये बताता है कि उसके माता पिता हमेशा झगड़ते थे और तलाक ले रहे थे। शियाओ काओ द्वारा भेजे गए धमकी भरे पत्र और उसके क्लास टीचर का एक संदेश और जिस तरह उसके सहपाठी उसके साथ अलग व्यवहार करते थे, ये सब उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने के लिए मजबूर कर देता है। और आखिरी झटके के साथ एक छोटा इंसान गहरे गड्ढे में गिर गया। ली ने खुद को मुक्त करने का मन बना लिया था। इस वक्त सुसाइड नोट पढ़ने के बाद शियाओ काओ अजीब ढंग से मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, फोन में अचानक एक खून से सना चेहरा दिखाई दिया। ये व्यक्ति उसी ली का शव था जिसके बारे में वो अभी हंस रही थी। ये देखकर शियाओ काओ अपने किरदार को नियंत्रित करती है और कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन ली का शव उसका पीछा करता हुआ लगता है। वो खिड़की से उल्टा लटक रहा है, शियाओ काओ को सीधे घूर रहा है और शव बोल रहा है। उसने दावा किया कि तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो। इस पल शियाओ काओ डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकती। और फिर जैसे ही वो अपने पैरों की ओर देखती है, उसे दिखता है वो खाने की प्लेटों से घिरी हुई है और हिल नहीं सकती, और प्लेटों पर कई खूनी लाल अक्षर उसे कुछ पूछते हुए लगते हैं। शियाओ काओ उस अवतार को देखती है जो फोन रिबूट करने के बाद भी हिल नहीं पाता। गुस्से में वो फोन को एक तरफ फेंक देती है, लेकिन जो खूनी तस्वीर उसने अभी देखी थी वो अभी भी उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। क्या ली ने खुदकुशी की थी या किसी और ने उसे मारा? अगर उसे किसी और ने नहीं मारा तो वो खुद कचरे के बैग में कैसे पहुंचा? और अपराधी को लेई के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इन सवालों के साथ अगला दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। देखभाल करने वाली आंटी, जिसे कुछ समय पहले ही पालक ने सबक सिखाया था, कमरे में आई। कमरे का दरवाजा खोला गया। जैसा उसने सोचा था नष्ट हुआ। कंप्यूटर कब का बदल दिया गया था। पालक के घिनौने चेहरे को याद करके आंटी को गुस्सा आया। हालांकि जैसे ही उसने शियाओ काओ को मौके पर ही रिहा करने का फैसला किया ताकि पालक का प्लान बर्बाद हो, अचानक एक सेल फोन वाइब्रेट करता है। उसमें बताया गया कि उसके बेटे के खाते में 30 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी राशि ने आंटी को फिर से वही रहने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। तुरंत बाद एक बॉस नाम के आदमी का मैसेज आया, कंप्यूटर खोलो, फिर नोटबुक खोलो और फिर इसे इस तरफ भेज दो। इसके तुरंत बाद ठीक सुबह 9 बजे
परिचित अलार्म शियाओ काओ को नींद से जगा देता है और जैसे ही उसने धुंधली आंखें खोली, कंप्यूटर पर लिखे ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। तुम्हें सबूत ढूंढना होगा कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। टेक्स्ट के ठीक ऊपर एक वेबसाइट का लिंक था। दृश्य पिछली रात के जी माउंटेन क्राइम सीन की ओर जाता है। काओ के पिता द्वारा लहराए गए हथौड़े का सामना करते हुए ऑफिसर अचानक अपनी कमर की ओर झुकता है और फिर उसने काओ के पिता को कंधे के ऊपर से पटक दिया। लेकिन इतने भारी प्रहार के बावजूद काओ के पिता अभी भी हथौड़ा उठाकर ऑफिसर को फिर से मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस प्रहार से बाल बाल बचने के बाद ऑफिसर अपने पैर के दर्द को दबाते हुए अचानक काओ के पिता के पीछे अपने सहकर्मी का नाम चिल्लाता है और जब काओ के पिता पलटते हैं, ऑफिसर मौके का फायदा उठाता है और अपनी ताकत जुटाकर काओ के पिता के सिर पर एक मुक्का मारता है और यही वह चीज थी जिसने काओ के पिता को लड़ाई से बाहर कर दिया। लेकिन भले ही पुलिस ऑफिसर ने हथकड़ी निकालकर काओ के पिता के हाथ बांध दिए, वो अभी भी ऑफिसर पर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक वो यहाँ सिर्फ पकड़े जाने के लिए हैं। उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है। कमरे में बंद लड़की को URL पर क्लिक करने को कहा गया। जी माउंटेन नरसंहार के संदिग्ध के बारे में एक खबर सामने आई, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई क्योंकि संदिग्ध उसका पिता था। हालांकि शियाओ काओ को यकीन नहीं हुआ कि उसका मूर्ख पिता हत्यारा हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो और सुराग ढूंढने वाली थी, स्क्रीन अचानक काली हो गई और फिर उसके सामने राउंड 2 इंच का प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। इसके बाद शियाओ काओ के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन दरवाजा खाली है। फिर शियाओ काओ इच्छा से प्रेरित होकर सहज रूप से दरवाजे की ओर बढ़ती है। गलियारे में पहुंचने पर उसे एहसास होता है। पता चला कि निकास को पालक ने पहले से ही एक रोल अप दरवाजे से सील कर दिया था, तो भले ही तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम अभी भी यहाँ बंद हो। इस वक्त उसका ध्यान अचानक गलियारे में मौजूद 2 अन्य दरवाजों की ओर गया। उनमें से एक देखभाल करने वाली आंटी का कमरा है जो बंद है और दूसरा वो ऑपरेटिंग रूम होना चाहिए जहाँ गे में लेई का शव रखा गया है। इसके साथ वो चुपके से गला घोंटती है और दूसरे कमरे के दरवाजे की ओर जाती है और नॉब को सीधे घुमा देती है। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद एक ऑपरेटिंग रूम जो गेम के दृश्य से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है सामने आता है। परिचित औजार, परिचित दवाएं और टेप रिकॉर्डर और फ्लैश ड्राइव। इस वक्त शियाओ काओ का ध्यान अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर जाता है। उसमें शियाओ काओ के बेडरूम में राउटर का अकाउंट नंबर और पासवर्ड की तस्वीर थी। जाहिर तौर पर पालक ने ये तस्वीर उसकी खिड़की से ली थी। इस बीच पुलिस स्टेशन के अंदर काओ के पिता से पूछताछ हो रही है। उन्होंने 5 लोगों को मारने की बात कबूल की, लेकिन उन्होंने कहा कि लेई की मौत का उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब काओ के पिता ने उस रात लेई को देखा, वो पूरी तरह चोटिल था और जब वो काओ के पिता से मदद मांग रहा था, वो अचानक सफेद पड़ गया और मर गया। काओ के पिता उसे कंटेनर में ले गए। उसकी आंखें और दिल निकालकर जरूरतमंदों को दान कर दिया गया। लेकिन ये वो जवाब नहीं था जो ऑफिसर ढूंढ रहा था और फिर काओ के पिता को चिढ़ाने के लिए ऑफिसर ने सीधे उससे उसकी बेटी शियाओ काओ के गायब होने के बारे में पूछा। जैसा कि उम्मीद थी, काओ के पिता बेटी शब्द सुनकर चुप हो गए और फिर जब पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि क्या वे जानते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल वो ऑफिसर को बताते हैं, अगर तुम जवाब जानना चाहते हो तो शियाओ काओ के क्लास टीचर के पास जाओ, क्योंकि वही है जो सब कुछ जानती है। शियाओ काओ दीवार पर छोड़ी गई तस्वीर को देखती है। वो मन ही मन अनुमान लगाती है, पालक ने जरूर वायरलेस नेटवर्क के जरिए उसके कंप्यूटर की निजता चुराई होगी। लेकिन अब वो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती जो पालक ने उसे दिया, क्योंकि वो कमरे से बाहर निकल चुकी है। उसे बस रोल अप दरवाजे को खोलने की चाबी ढूंढनी है और फिर वो भाग सकती है। और फिर उसे एक हथौड़ा मिला। वो सीधे रोल अप दरवाजे की ओर बढ़ी। तेज आवाज ने तुरंत देखभाल करने वाली आंटी का ध्यान खींच लिया। हालांकि जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला और जांच करने ऊपर गई, काफी समय तक घात लगाकर बैठी शियाओ काओ अचानक आंटी के पीछे प्रकट होती है। आंटी की गर्दन पर हथौड़े से प्रहार। आंटी को बेहोश करने के बाद शियाओ काओ को उसकी जेब में एक सेल फोन भी मिलता है और सिर्फ पक्का करने के लिए शियाओ काओ उसे गुप्त कमरे में घसीट ले जाती है। उम्मीद है कि हम आंटी को वहाँ उसी तरह फंसा सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ तैयार था, दरवाजा बंद नहीं हुआ और तभी उसे एक विचार आया। फिर उसे दूसरे कमरे में दरवाजे का स्विच मिला। कमरे का दरवाजा लॉक करने के बाद शियाओ काओ फिर आंटी के कमरे में मौजूद कंप्यूटर की ओर ध्यान देती है। कंप्यूटर खोलने के बाद एक प्रोग्राम सामने आता है। ऐसा साधारण कंट्रोल प्रोग्राम शियाओ काओ के लिए मुश्किल नहीं है, जो एक अनुभवी तांगझांग करने वाली है।
जल्द ही उसने प्रोग्राम को अनलॉक कर दिया। तभी रोल अप दरवाजे के ऊपर जाने की आवाज आती है। हालांकि पिछली बार भागने में नाकाम रहने वाली शियाओ काओ तुरंत इस जगह से भागने का विकल्प नहीं चुनती। इसके बजाय उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट किया जिसमें लोकेशन की जानकारी दी और नेटिजन से उसे बचाने के लिए मदद मांगी। लेकिन उसे नहीं पता था पोस्ट के सफलतापूर्वक पोस्ट होने के कुछ मिनट बाद ही उसे डिलीट कर दिया गया। कुछ मिनट बाद शियाओ काओ सड़क के किनारे भागती है और एक टैक्सी बुलाती है। टैक्सी में बैठने के बाद वो सावधानी से ड्राइवर की पहचान पूछती है। ये पक्का करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वो निश्चिंत हो जाती है। हालांकि उसके पिता के गिरफ्तार होने के कारण घर में सुरक्षित नहीं है। शियाओ काओ के पास स्कूल जाकर अपने सहपाठियों या टीचरों से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो उस कमरे की ओर पीछे मुड़कर देखती है जिसने उसे न जाने कब से कैद रखा था। शियाओ काओ का दिल जरा भी नहीं कांपा। सोचती है उसे तो ये भी नहीं पता कि पालक उसे यहाँ क्यों रख रहा है। थोड़ी देर बाद टैक्सी बिना किसी रुकावट के स्कूल के गेट पर पहुंच गई। लेकिन जब शियाओ काओ कैंपस में दाखिल होती है उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। तो आज शनिवार है, स्कूल इस वक्त खाली है। उसी पल सेल फोन अचानक 2 अनपढ़ मैसेज की सूचना देता है। जब उसने इसे खोला तो एक बार फिर डरावना साया शियाओ काओ को घेर लेता है। देखो तुम कितनी मेहनत कर रही हो, मैं तुम्हें 3 दिन की फील्ड ट्रिप पर जाने दूंगा। शियाओ काओ मैसेज पढ़ रही है। स्कूल की इमारत में कई ताले बंद होने की आवाज गूंजती है। सारे दरवाजे बंद हो गए। इस पल शियाओ काओ को एहसास होता है कि वह कितनी मूर्ख थी। ये सोचकर कि वो भाग निकली थी, वो सिर्फ उस कमरे से बड़े पिंजरे में पहुंची थी। जो नहीं बदलता वो ये है, उसकी हर हरकत अभी भी उसके रखवाले के हाथों में है। शियाओ काओ कमरे से स्कूल तक भागी, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल उस गुप्त कमरे से बस एक बड़ा जेलखाना था। शियाओ काओ अब निराश हो चुकी है। तो बस वही करो जो पालक चाहता है, ये किसी दिन खत्म हो जाएगा ना। फिर उसने अपने सेल फोन पर कैदी के अलर्ट टेक्स्ट को देखा। शियाओ काओ यंत्रवत सुनने का फैसला करती है और स्कूल के ऑफिस की ओर बढ़ती है। फिर वो ऑफिस पहुंचती है और कैदी के अनुरोध के अनुसार खजाने की खोज शुरू करती है। और दराज में उसे एक सेल फोन मिला और उस सेल फोन पर क्लास टीचर के सोशल मीडिया फीड्स दूसरों की निजता के बारे में लेखों से भरे हुए थे। शियाओ काओ इस मजेदार दृश्य पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्लास टीचर का भी ऐसा पक्ष है। उसी पल कंप्यूटर स्क्रीन ने अचानक शियाओ काओ को संकेत दिया, तुम कंप्यूटर रूम में जाकर दूसरा खजाना ढूंढ सकती हो। फिर वो कंप्यूटर रूम में गई। वो सीधे टीचर के कंप्यूटर की ओर बढ़ी और जैसा उसने उम्मीद की थी, क्योंकि कंप्यूटर रूम में सिर्फ टीचर का मेन केस ही चालू था। लेकिन जब शियाओ काओ कंप्यूटर चालू करती है उसे पता चलता है उसके पास का प्रिंटर अपने आप काम करने लगा। एक सोशल मीडिया अकाउंट प्रिंट हो गया। शियाओ काओ जानती है कि कोई भी अनावश्यक हलचल नहीं करनी चाहिए। वो सीधे लेई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अकाउंट सर्च करना शुरू करती है और फिर एक रैंग नाम का आदमी सामने आता है और उसने लेई से पैसे वापस करने को कहा। तथ्यों को और स्पष्ट करने के लिए शियाओ काओ ने लेई बनकर कहा, इतनी छोटी रकम के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर शियाओ काओ उस 1,000,000 से हैरान रह गई जो दूसरी तरफ से भेजा गया। और दूसरी तरफ ने लेई को धमकी भी दी, अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो वो उसे चैट रूम्स में लोगों के निजी वीडियो चुराने की बात उजागर कर देगा। इस पल शियाओ काओ को बहुत कुछ समझ आता है। लेई चैट ग्रुप्स में लोगों के निजी वीडियो चुराता था और उन्हें भारी कीमत पर बेचता था। इस तरह चैट ग्रुप में हर किसी के पास लेई को मारने का मकसद था और शियाओ काओ, जिसने जासूसी करके ये राज हासिल किया था, को जायज तौर पर कैद कर लिया गया। सच्चाई को और गहराई से खोजने के लिए शियाओ काओ ने फिर से लेई बनकर कहा कि वो पैसे वापस कर देगा। चैट ग्रुप के अंदर की स्थिति अब क्या है, चैट ग्रुप में वो बड़ा भाई कौन है, उसका निकनेम क्या है। और फिर उसी पल स्क्रीन अचानक काली हो गई, ऑटो शटडाउन शुरू हो गया और जब कंप्यूटर फिर से रिमोटली बूट होता है, माउस पॉइंटर नोटपैड की ओर इशारा करता है। इतने सारे डिटेल्स मत पूछो। सामने कैदी का अचानक आया मैसेज देखकर शियाओ काओ को इस पल कुछ एहसास होता है। अपराधियों ने मुझे लेई की तरह खत्म नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने हर बार चेतावनी देकर काम चलाया। इसका मतलब है कि अपराधी किसी कारण से मुझे मार नहीं सकता। ये समझने के बाद शियाओ काओ तुरंत स्क्रीन पर टाइप करने लगी, ये आउटिंग बहुत बेतुकी है, लेकिन यहाँ आत्मविनाश के लिए बहुत कुछ है। मुझे ये पसंद है। ये देखकर सर्विलांस रूम में मौजूद कैदी तुरंत गुस्से में उठा और कमरे से बाहर भागा, क्योंकि उसे समझ आ गया अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अगर शियाओ काओ मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। इस पल कंप्यूटर रूम में शियाओ काओ कैदी का मजाक उड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल गया
कैदी को देखते ही उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। स्कूल के सामने एक लिमोजिन खड़ी है। लड़की रुकती है, उतरती है और सीधे स्कूल की ओर बढ़ती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। तो ये वीकेंड है, इसलिए स्कूल के नियम कहते हैं कि किसी को भी दरवाजा नहीं खोल सकते। लेकिन लड़की को कभी नहीं पता था कि ये झूठ था। भले ही वीकेंड न होता, गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। जिस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया था, वो अब कैंपस पर शियाओ काओ का सामना कर रहा है। शियाओ काओ को देखते हुए, जो किसी भी पल खुद को चाकू मारने वाली है। कैदी अचानक अपनी जेब से सेल फोन निकालता है। एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके एक वाक्य अनुवादित किया गया, अगर तुम जीना नहीं चाहती तो कर लो। लेकिन शियाओ काओ खुद को मारना नहीं चाहती, वो बस एक मौका चाहती थी जवाबी हमला करने का। इसके साथ हम देखते हैं कि शियाओ काओ अचानक कैदी की ओर दौड़ती है। हालांकि नन्ही लड़की किसी वयस्क के लिए कोई मुकाबला नहीं है। अपराधी ने शियाओ काओ के हाथ पकड़ लिए। अगले ही सेकंड उसका चेहरा अचानक शियाओ काओ की ओर लपकता है। अगर तुम्हें जानना है कि मैं कैसा दिखता हूँ तो बस कह दो। इसके साथ ही कैदी अपना गैस मास्क उतार देता है। लेई की माँ का चेहरा सामने आता है। तुरंत बाद लेई की माँ शियाओ काओ के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तुम्हारे धमकी भरे निजी मैसेज ने मेरे बेटे को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ से कोई वापसी नहीं। जल्दी या देर से मैं तुम्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगली बात, लेई की माँ फिर से स्प्रे निकालती है। शियाओ काओ का भागना एक बार फिर नाकाम होता है। जब शियाओ काओ जागती है, वो फिर से कमरे में होती है, लेकिन उसके निराश होने की वजह से सच के अलावा कुछ भी नहीं बदला लगता। फिर भी वो इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहती। फिर आखिरी उम्मीद की किरण के साथ उसे टॉयलेट पेपर का एक रोल मिलता है। प्लेट के पास आकर उसने बचे हुए सब्जी के सूप में कुछ शब्द लिखे, फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन दादा दादी और पोते को देखते हुए, जिन्हें नोट पहले ही मिल चुका था, शियाओ काओ सोच रही है, अगर इस बार ये काम कर गया तो वो बाहर निकलकर उस घमंडी ऑटोप्सी वाली लेई की माँ से सीधे बदला ले सकेगी। इस बीच चूंकि काओ के पिता लेई की मौत से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार करते हैं, सच्चाई की खोज जारी रखने के लिए ऑफिसर ने क्लासरूम टीचर को ढूंढ निकाला। उसके कुछ कहने से पहले ही क्लास टीचर ने उसे अपनी खराब समीक्षाएं पोस्ट करने और दूसरों की निजी जानकारी इकट्ठा करने के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब क्लास टीचर को पता चलता है कि ऑफिसर इसके लिए नहीं आया बल्कि लेई के बारे में पूछताछ करने आया है, वो तुरंत अपनी बात बदल देती है। ऑफिसर को अपनी पीठ थपथपाकर चले जाने को कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इस वक्त ऑफिसर का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। अगर तुम जांच में सहयोग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा और तुम्हारा टीचिंग करियर खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम सहयोग करना चुनती हो तो मैं ऐसा जाहिर करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। तो कृपया मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो। महिला टीचर जो चुपके से दूसरों की निजता इकट्ठा करती थी, लेकिन दूसरों के रहस्यों का इस्तेमाल करके नरमी के बदले में लड़ना चाहती थी। क्लास में दो स्टूडेंट्स के छिपे हुए पक्ष हैं। एक को दूसरों की निजता में ताक झांक करना पसंद है, दूसरा छोटे वीडियो बेचकर गैर कानूनी पैसा कमाता है। और शियाओ काओ का गायब होना और लेई की मौत, मुझे लगता है कि इसका लेई की माँ से कुछ लेना देना है, क्योंकि वह एक अमीर और ताकतवर परिवार से है। तो स्वाभाविक रूप से वो शियाओ काओ को, जिसने लेई का राज खोज लिया था, छोड़ नहीं सकती थी। इस बीच गुप्त कमरे में शियाओ काओ अभी भागने का तरीका ढूंढ रही है। एक अलार्म बजता है जो दोपहर 12 बजे का संकेत देता है। खाने का समय है। गलियारे से आती कदमों की आवाज के साथ शियाओ काओ को अचानक एक विचार आता है। फिर उसने देखभाल करने वाली आंटी के हाथ को पकड़ लिया जब वो उसे प्लेट दे रही थी। आंटी, क्या तुम्हें पैसे की कमी है? वो औरत सिर्फ इसलिए कि अमीर है तुम्हें मार सकती है। दूसरों की जिंदगी का मजाक बनाना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुखद है कि तुम्हें पैसे के लिए उसके लिए काम करना पड़ता है? हालांकि आंटी ने शियाओ काओ की बात सुनी, लेकिन चुप रहना चुना। वो बस कमरे में लौट गई और लेई की माँ के अपराध के सबूत को घूरने लगी, जिसे उसने चुपके से रखा था। शियाओ काओ के अभी के विचार को याद करते हुए, अगर हम शियाओ काओ को छोड़ दें, उसने वादा किया कि वो न सिर्फ खुद को उजागर नहीं करेगी बल्कि उसे और पैसा कमाने में मदद करेगी। बस सबूत शियाओ काओ को दे दो और उसे पुलिस को बुलाने को कहो। लेकिन जैसे ही आंटी ने अपना सेल फोन निकाला और स्क्रीन सेवर को देखा, वो थोड़ी देर के लिए हिचकने लगी। लेकिन उन्हें क्या उम्मीद थी? शियाओ काओ ने दिन में एक कागज का गोला फेंका था, लेकिन उसे वाकई उठा लिया गया और वो लड़का उसे लेकर पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा। लेकिन पुलिस ने देखा कि कागज पर लिखे शब्द खून में नहीं बल्कि सब्जी के सूप में लिखे थे। तो वो लड़के के मजाक पर हंसने लगा और लड़के को निराश होकर
पुलिस स्टेशन से निकलना पड़ा। दूसरी तरफ ऑफिसर ने क्लास टीचर को विदा करने के बाद फिर से काओ के पिता को ढूंढ निकाला। हालांकि ऑफिसर ने जैसे ही पूछा शियाओ काओ कहाँ है, अचानक काओ के पिता का मूड आसमान छूने लगा। उन्होंने अपना लंच सीधे दीवार पर दे मारा। मैं 2 महीने की हिरासत के बाद रिहा हो जाऊंगा ना, जब मैं बाहर निकलूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। लंच बॉक्स पर एक नोट कमरे में भेजा गया। नोट में वही जवाब है जिसका शियाओ काओ सपना देख रही थी, और जिस जगह पर नोट भेजा गया वो सर्विलांस का ब्लाइंड स्पॉट भी है। तो ज्यादा पैसा चाहने वाली देखभाल करने वाली आंटी ने आखिरकार विश्वासघात करना चुना, और इस तरह वो और शियाओ काओ एक समझौता करने के बाद आंटी ने पहले शियाओ काओ द्वारा सिखाई गई तकनीक का इस्तेमाल करके सर्विलांस को पिछले फुटेज की डुप्लीकेट से बदल दिया। फिर रात 11 बजे के बाद ये पक्का करने के बाद कि लेई की माँ आराम कर रही है, आंटी कमरे का स्टील दरवाजा खोलती है और शियाओ काओ को रिहा कर देती है। दूसरी तरफ क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि काओ के पिता हत्यारे हैं, तो ऑफिसर ली को उनकी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन काओ के पिता के रिहा होने के थोड़े समय बाद ही ऑफिसर ली को एक कॉल आया। उसी समय लेई की माँ, जो एक ऑटोप्सी टेक्नीशियन भी है, को भी खबर मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाती है लेई चट्टान से गिरने के बाद नहीं मरा, बल्कि जमीन पर गिरने के बाद मारा गया। फिर उसे आग में जला दिया गया, जो कि ये दर्शाता है कि काओ के पिता ने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। उसे एहसास होता है कि लेई की माँ सच्चाई जानने के बाद काओ के पिता के पीछे जाएगी। तो ऑफिसर ली ने पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे उनकी पूरी कोशिश करके उनका पता लगाएं। लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसके सहायक ने लेई की माँ की सटीक लोकेशन ढूंढ ली। जी माउंटेन की ओर जा रही थी, और जैसे ही ऑफिसर ली ने एक पल के लिए जीसान क्राइम सीन पर कंटेनर के बारे में सोचा। इस वक्त वहाँ एक शो चल रहा है। थोड़ी देर पहले लेई की माँ को इसकी खबर मिली और उसने काओ के पिता को गिरफ्तार करने के लिए भारी कीमत चुकाई। काओ के पिता जागते हैं और महसूस करते हैं कि वो एक मांस का टुकड़ा है, और फिर कंटेनर के बाहर से एक शोर आया। लेई की माँ ने हत्यारे को पैसे दिए। जैसे ही हत्यारा पलटता है और जाने की तैयारी करता है, लेई की माँ ने फिर अपनी स्टील की ब्लेड उठाई और बिना हिचक हत्यारे की गर्दन में घूम दी। हत्यारे का ख्याल रखने के बाद लेई की माँ सीधे कंटेनर की ओर गई और काओ के पिता को सीधे देखा। तुमने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? और फिर इससे पहले कि काओ के पिता जवाब दे पाते, लेई की माँ तेजी से उनके पास आई। दोनों हाथों से चाकू पकड़कर उसने काओ के पिता की गर्दन में घूम दिया। खून फूट पड़ता है और पूरे कंटेनर में फैल जाता है। लेकिन लेई की माँ डरी नहीं, वो उत्तेजित थी। अपने हाथ में चेक जलाने के बाद उसने कंटेनर में आग लगा दी। ये इसे साफ करने का एक आसान मामला है। वो जल्दी से सड़क के किनारे गई और एक टैक्सी ली, और वो उस गुप्त कमरे की दिशा में जा रही है जहाँ शियाओ काओ को रखा गया है। इस पल शियाओ काओ को रिहा कर दिया गया है और वो कमरे के बाहर हाईवे पर दौड़ रही है, और इस तरह उनकी मुलाकात हुई। बदकिस्मत शियाओ काओ पलटकर भागने की सोच रही थी, लेकिन तुरंत एक नशे से भरे कागज के तौलिए के साथ जो शियाओ काओ के मुंह पर रखा गया, शियाओ काओ का भागना एक बार फिर नाकाम रहा। जल्द ही शियाओ काओ को वापस कमरे में लाया गया, और जब शियाओ काओ फिर से जागी, धुंधलेपन में उसने लेई की माँ को उससे लगातार बात करते सुना। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे याद रखो और इसके साथ जियो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अपराधों की कीमत चुकाने के लिए जियो। लेई की माँ ने अचानक 2 गोलियां निकाली। उन्हें लेने के थोड़े समय बाद उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। फिर वो शियाओ काओ के बगल में लेट गई। ये नहीं पता कि वो मरी है या जिंदा। शियाओ काओ इस पल बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो डरी नहीं थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर वो याद से कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि वो धूप नहीं देख सकती जिसका उसने सपना देखा था। हालांकि वो अब सचमुच उस जेल से भाग निकली थी जिसने उसे इतने दिनों तक कैद रखा था, लेकिन उसकी आंखों की अंधता ने उसे एक और बड़े कमरे में कैद कर दिया था, और ये उसकी बाकी जिंदगी के लिए है। यही कहानी का अंत होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और प्लीज कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरित करते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इस कहानी को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। सुरक्षित रहें और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखें। अलविदा।